पैटर्न्स के अंदर अब हम अगला सवाल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हॉलो रेक्टेंगल। यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल टाइप की शेप दिख रही होगी जिसके अंदर अंदर वाला पार्ट हॉलो है। हॉलो का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है खाली। तो अंदर हमें कोई स्टार्स देखने को नहीं मिल रहे। हमारे जो स्टार्स हैं वो सिर्फ बाउंड्री के ऊपर आते हैं। अब से जितने भी पैटर्न्स प्रॉब्लम होंगे ना उसके अंदर हम एक मैट्रिक्स फिगर विजुअलाइज करेंगे। मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है, 11th के अंदर या 12th के अंदर हमने मैट्रिक्स नाम का चैप्टर पढ़ा होगा मैथ के अंदर। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पता उनके लिए बता दूं कि मैट्रिक्स हमारे लिए एक टेबल की तरह होती है। यानी इस तरीके से अगर मैं डिफरेंट कॉलम्स बनाऊं और इस तरीके से डिफरेंट रोज बनाऊं तो ऐसे डब्बों का कलेक्शन जो होता है ना इसको हम कहते हैं एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, 2D स्ट्रक्चर, 2D एरे जावा के अंदर, जिसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। पर अभी के लिए अगर हमें ऐसा टेबल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है कहीं पर तो उसको हम एक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर इस डायरेक्शन में ये जो सेल्स हैं, मतलब ये वाली जो पूरी रो है, ये वाली जो पूरी रो है, इस पूरे के पूरे डब्बे को हम एक रो कहते हैं। दिस इज रो 1। ये जो पूरा का पूरा डब्बा है ये है हमारी रो 2। ये जो पूरा का पूरा डब्बा है ये है हमारी रो 3। ये जो पूरा का पूरा डब्बा है ये है हमारी रो 4। ये जो सारी चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी है, ये जो हम सीख रहे हैं, ये हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो जितना जल्दी हम सीख लें उतना बेटर रहेगा। अब ये रोज हो गई और अगर मैं इस डायरेक्शन में डब्बे लेने शुरू कर दूँ, इस वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको मैं कहूँगी कॉलम 1। ये जो दूसरा है ये हो जाएगा मेरे लिए कॉलम 2। तीसरा डब्बा वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे लिए हो जाएगा कॉलम 3 एंड सिमिलरली कॉलम 4। तो मैट्रिक्स के अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, और हमारे जो स्टार पैटर्न्स होते हैं उनको हम इस मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं। कैसे विजुअलाइज करना है, मैं अगर मान लूँ कि एक मैट्रिक्स बनी होगी जिसके अंदर ये स्टार्स प्रिंट हुए होंगे तो वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो मेरा ऐसा कुछ कलेक्शन है जिसमें फर्स्ट रो के अंदर मेरे स्टार्स हैं। रो यहाँ पर लाइन हो गई एक तरीके से। सेकंड लाइन के अंदर सिर्फ 2 ही स्टार्स हैं, मतलब सेकंड रो में 2 ही स्टार्स हैं। थर्ड रो में 2 स्टार्स हैं एंड फिर जो लास्ट रो है मेरी वो पूरी की पूरी भरी है। वही सेम पैटर्न कॉलम में फॉलो हुआ है। कॉलम में फर्स्ट कॉलम में पूरे स्टार्स हैं, सेकंड में सिर्फ 2 हैं, थर्ड में सिर्फ 2 हैं, फोर्थ में सिर्फ 2 हैं एंड फिफ्थ में सिर्फ 2 हैं। अब मैट्रिक्स का एक साइज भी होता है, यानी इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका साइज मेरे लिए होगा रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज है 1, 2, 3 एंड 4 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये एक 4x4 या 4x4 की मैट्रिक्स है। मेरी यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका साइज क्या है, उसके अंदर रोज है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4x5 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर कॉलम्स का नंबर 5 है। अब मैट्रिक्स के अंदर जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उनको भी हम नंबर दे सकते हैं। मैट्रिक्स का हर एक जो इंडिविजुअल सेल होता है उसको हम पहचान सकते हैं पिन पॉइंट करके कि सेल का नंबर क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सेल का नाम देना चाहूँ तो मेरा ये सबसे पहला सेल यानी ये वाले स्टार वाला सेल, इसका नंबर होगा 1,1। क्यों? क्योंकि इसका रो भी 1 है और इसका कॉलम भी 1 है। तो पहले हम रो लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं। इस वाले स्टार के सेल की बात करूँ, सेल मतलब ये वाला जो डब्बा है, मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है इस डब्बे की लोकेशन क्या है मैट्रिक्स के अंदर, तो वो क्या होगी, वो लोकेशन होगी सबसे पहले इसका रो नंबर यानी रो नंबर 1 एंड इसका कॉलम नंबर यानी कॉलम नंबर 2। इस सेल की लोकेशन क्या होगी 1,3, इसकी होगी 1,4 एंड इसकी होगी इसका रो नंबर यानी 1 एंड फिर कॉलम नंबर यानी 5, तो 1,5। सिमिलर तरीके से इस स्टार की अगर मैं लोकेशन देखूं तो ये होगी सबसे पहले तो इसका रो नंबर यानी 2, फिर इसका कॉलम नंबर यानी 1, तो ये होगा 2,1। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होगा 3,1। इसकी बात करूं तो इसका सबसे पहले रो नंबर विच इज 4, तो 4,1। सिमिलर तरीके से अगर मैं किसी रैंडम यानी इस सेल का नंबर निकालूं तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इसका रो नंबर यानी 2 एंड इसका कॉलम नंबर यानी 3, तो ये हो जाएगा मेरा 2,3 के बराबर। तो एक मैट्रिक्स के अंदर हर एक सेल को हम लोकेट कर सकते हैं। हर एक सेल का हम लोकेशन कैसे पता करेंगे, उसका रो कॉमा कॉलम नंबर लिख के। टोटल नंबर ऑफ रोज हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमें पता है। अब आ जाते हैं वापस से अपने पुराने लॉजिक के अंदर। पुराने लॉजिक के अंदर जिसको हम यूज करते थे अपने पैटर्न्स को प्रिंट करवाने के लिए, तो लॉजिक के हिसाब से सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। टोटल लाइंस यानी टोटल रोज।
तो कितनी रोज हमें प्रिंट करवानी है, कितनी लाइंस हमें प्रिंट करवानी है, 1 2 3 एंड 4। यानी मेरा जो आउटर लूप होगा वो कहां से कहां तक चलेगा, वो चलेगा 1 से लेकर 4 तक। ये 4 क्या है, ये 4 है मेरा n मतलब टोटल रोज। अब बात करेंगे कि रो तो मैंने प्रिंट करवा ली, मतलब मुझे पता है मुझे 4 ही लाइनें प्रिंट करवानी है, पर हर लाइन के अंदर क्या प्रिंट होगा वो कैसे पता चले। एक छोटी सी चीज हम नोटिस कर पाएंगे कि ये मेरे जितने भी स्टार्स हैं, ये सारे के स्टार्स, ये स्टार्स कहां पर लोकेटेड हैं, ये सारे स्टार्स लोकेटेड हैं बाउंड्री के ऊपर। इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो वो कौन सी होगी, वो होगी जहां पर या तो मेरा रो नंबर 1 होगा या 4 होगा, एंड मेरा जो कॉलम नंबर है वो या तो 1 होगा या 5 होगा। जिस भी सेल के अंदर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है वो मेरी बाउंड्री हो जाएगी पूरी मैट्रिक्स की। बाउंड्री के अगर मैं दोबारा सेल्स लिखूं तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। ये हो जाएगा मेरे लिए 2, 5, 3, 5, 4, 5। ये पूरी बाउंड्री हो जाएगी मेरे लिए 1, 1, 2, 1, 3, 1 एंड 4, 1। एंड लास्ट हो जाएगा मेरे लिए 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 एंड 4, 5। आप इस पूरी बाउंड्री के सेल नंबर्स के अंदर देखेंगे अगर, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि या तो रो 1 या 4 में से कोई एक है, या फिर कॉलम 1 या 5 में से कोई एक है। रो 1 4 में से एक होने का मतलब है या तो हम इस रो में है या इस रो में है, नहीं तो हम इस कॉलम में है या फिर इस कॉलम में। तो इससे हम बाउंड्री आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहां से आता है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता था, आउटर लूप तो मुझे पता चल गया कि कितनी लाइन्स है, कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। अब मुझे पता करना है कि हर रो के अंदर क्या प्रिंट करवाना है, मतलब हर लाइन के अंदर क्या प्रिंट करवाना है। तो हर लाइन के अंदर मतलब एक एक कॉलम पर जाकर पूरी रो में हम क्या करेंगे, एक एक कॉलम को बढ़ाते रहेंगे। तो यहां मुझे कंडीशन यही लगानी है कि अगर मेरी जो रो है वो हो जाए 1, या फिर मेरा जो कॉलम है वो हो जाए 1, या फिर मेरी जो रो है वो हो जाए 4, या जो मेरा कॉलम है वो हो जाए 5। ये है मेरी बाउंड्री कंडीशन। अगर मेरे इनर लूप के अंदर जहां पर मैं एक एक करके अपने कॉलम्स को ट्रेवर्स करूंगी वहां पर ये बाउंड्री कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उस केस में मुझे प्रिंट करवाना है एक स्टार को। सबसे पहले इसका कोड लिखकर देखते हैं, चीजें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगी। एक बार हम कोड को लिखकर देख लेंगे। तो ये मेरी पैटर्न क्लास बनाई हुई है। पैटर्न क्लास के अंदर हमारे पास है हमारा मेन फंक्शन। अब एक फंक्शन बनाते हैं अपने हॉलो रेक्टेंगल को बनाने के लिए। मैं ऊपर फंक्शन बना रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड हॉलो रेक्टेंगल। अब ये अंडरस्कोर मैंने दिया है नाम के अंदर, ताकि हम अलग अलग जो पैटर्न्स के फंक्शंस बनाएंगे उनको आइडेंटिफाई कर जाए। ये फंक्शन क्या लेगा, ये फंक्शन दो चीजें लेगा। एक तो है इंटीजर n, या इसको मैं कह लेती हूँ टोटल रोज, एंड दूसरा क्या लेगा, टोटल कॉलम्स। एक बार मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए, तो उसके बाद मेरा प्रोसेस क्या रहेगा, मेरा प्रोसेस रहेगा सबसे पहले आउटर लूप। कितनी लाइंस प्रिंट करवानी है, टोटल रोज के इक्वल। फॉर int I equals 1, I less than total rows, I plus plus। यहां पर मेरा जो I है वो मेरी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बार मैंने कन्वेंशन थोड़ा सा और जनरल कर दिया है, यानी पहले हम लाइंस लेते थे, स्टार्स लेते थे वेरिएबल, इस बार हम बहुत ही सिंपल वेरिएबल्स ले रहे हैं जैसे I, तो उसको ट्रैक करना बहुत आसान रहेगा। ये है मेरा आउटर लूप। अब आउटर लूप के अंदर मुझे क्या करना है, एक एक करके पूरी लाइंस के ऊपर जाना है, और सिंगल लाइन में क्या करना है, सिंगल लाइन में अब एक एक कॉलम के ऊपर मुझे जाना है, मतलब एक एक सेल के ऊपर मुझे ट्रेवर्स करना है। तो इनर लूप के अंदर मैं कहां पर जाऊंगी, मैं जाऊंगी अपने कॉलम्स पर। कॉलम्स पर कैसे जाऊंगी, फॉर इंट j इक्वल्स 1, j लेस देन, इसको लेस देन इक्वल टू कर देते हैं क्योंकि 1 से लेकर n तक या टोटल रोज तक हम जा रहे होंगे। j लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स j प्लस प्लस। तो यहां पर जब मैं आऊंगी तो मैं कौन से सेल पर हूं, मेरा जो सेल नंबर होगा वो होगा i, j। I रिप्रेजेंट करता है जिस भी रो पर मैं हूं, और उस रो के अंदर मैं कौन से कॉलम पे हूं ये मुझे j की वैल्यू से पता चलेगा। इसको अभी हम ड्राई रन करके देखेंगे तो ये और सिंपल हो जाएगा कि कैसे सेल नंबर i, j आया। मुझे क्या करना है, हर एक सेल के ऊपर खड़े होकर खुद से पूछना है कि क्या ये बाउंड्री वाला सेल है। अगर मैं एक बाउंड्री वाले सेल पर हूं तो मुझे स्टार को प्रिंट करवाना है, अगर मैं एक बाउंड्री वाले सेल पर नहीं हूं तो मुझे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करवाना है। तो मैं चेक कर लूंगी इफ i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू टोटल रोज।
ये तो हो गई मेरी रो के लिए बाउंड्री कंडीशन। फिर मुझे पूछना है j इक्वल टू 1 और j इक्वल टू टोटल कॉलम्स। तो ये जो मेरी कंडीशन है ये है बाउंड्री के लिए, बाउंड्री सेल्स के अंदर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे प्रिंट करवाना है एक स्टार को। बाकी केसेस में मुझे क्या करना है, अगर एल्स का केस होता है तो एल्स के केस के लिए मुझे प्रिंट करवाना है एक एम्प्टी स्पेस को। और मुझे पता ही है कि एक बार मेरी पूरी रो खत्म हो गई, मतलब एक सिंगल रो के लिए मेरे सारे के सारे जो कॉलम्स है वो मैंने ट्रेवर्स कर लिए, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे प्रिंट करवानी है नेक्स्ट लाइन। तो इसको मैं कर लेती हूँ सेव। इसको लगाते हैं कॉल हॉलो रेक्टेंगल, जिसमें टोटल रोज कितनी पास करेंगे, पास करेंगे 4। टोटल कॉलम्स कितने पास करेंगे, इसको हम पास करेंगे एज 5। तो मेरे लिए मेरा हॉलो रेक्टेंगल पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। इसके मैं डायमेंशंस भी चेंज कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है 10,7 का हॉलो रेक्टेंगल, तो इस केस में कैसा दिखेगा, इस केस में मेरा जो फिगर है कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये अंदर से पूरा खाली है। इसकी अगर हम रोज देखें तो रोज कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो 10 लाइंस आपको दिख रही होंगी एंड 7 का गैप होगा बीच में, मतलब 2 स्टार्स कवर कर रहे होंगे और बीच में आपको 5 स्पेसेस का गैप दिखेगा अपने हॉलो रेक्टेंगल के अंदर। अब ये जो कोड हमने लिखा है इसको एक बार ड्राई रन भी करके देख लेते हैं कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। तो हम ड्राई रन करने वाले इस कोड को सबसे पहले अपनी वेरिएबल्स ले लेते हैं जिनको हमें ट्रैक करना है। मुझे ट्रैक करना है अपने 2 वेरिएबल्स को, जिनमें से सबसे पहला है i और दूसरा है j। और ये बन जाएगी मेरे लिए मेरी आउटपुट विंडो, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा आउटपुट जो है उसको प्रिंट करवा रही हूँ। शुरुआत में i की वैल्यू शुरू होती है 1 के साथ एंड j की वैल्यू उस 1 के लिए होती है 1। तो i को मैंने इनिशियलाइज किया है 1 के साथ, j को मैंने इनिशियलाइज किया है 1 के साथ। अब जैसे ही हम इस इनर लूप के अंदर जाते हैं, सबसे पहले क्या होगा, मेरा जो सेल नंबर है वो i, j है, यानी अभी मैं i रो और jth कॉलम पर हूँ। मुझे यहाँ पर चेक करना है क्या मेरा सेल एक बाउंड्री सेल है, यानी क्या मेरे i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू टोटल रोज है, j की वैल्यू 1 है या j की वैल्यू टोटल कॉलम्स है। इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे प्रिंट करवा देना है अपने स्टार को। तो मेरी कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू हो गई, क्योंकि मेरा ये i इज इक्वल टू 1 भी ट्रू है और मेरा ये j इज इक्वल टू 1 भी ट्रू है। तो और में तो मुझे बस एक ही कंडीशन चाहिए होती है, यहाँ पे 2 ट्रू हो गई। इस केस में मैंने क्या किया, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई मैं आ गई यहाँ पर, तो मैंने प्रिंट करवा दिया अपने स्टार को। जैसे ही स्टार को प्रिंट करवाया उसके बाद मैं गई वापस से ऊपर और मैंने क्या किया, इनर लूप के अंदर मैंने किया j++। करते ही मेरी j की वैल्यू 1 से बढ़कर हो गई है 2। j की वैल्यू जैसे ही अब 2 हुई उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद दोबारा कंपेयर करना है क्या अभी भी मैं एक बाउंड्री सेल पर हूँ, मतलब क्या i की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली i की वैल्यू 1 है, यहीं से बाउंड्री सेल प्रूव हो गया। जैसे ही बाउंड्री सेल के अंदर आई दोबारा से यही कंडीशन, यानी दोबारा से मैंने प्रिंट कर दिया एक और स्टार को। स्टार सेम लाइन पर प्रिंट हो रहा है। क्यों सेम लाइन पर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अभी तक नेक्स्ट लाइन की कंडीशन तो आई ही नहीं। मैं कहाँ प्रिंट कर रही हूँ, system.out.print से प्रिंट कर रही हूँ, यहाँ नेक्स्ट लाइन की कंडीशन नहीं है। तो जितने भी स्टार्स अभी इनर लूप में प्रिंट होते रहेंगे वो सारे सेम लाइन में प्रिंट होंगे। आई होप इतना पार्ट ड्राई रन का हमें क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर वापस हम आएंगे और j++ करेंगे। जैसे ही j++ किया, j की वैल्यू बढ़ गई 2 से 3। अब मुझे दोबारा चेक करना है। अच्छा, ये j की कंडीशन कैसे चेक हो रही है इनर लूप के अंदर, इनर लूप के अंदर मेरा जो टोटल रोज है, इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने पास की थी एज 4 एंड टोटल कॉलम्स है, इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने पास की थी एज 5। तो हर बार मेरा j इसके साथ कंपेयर हो रहा है और मेरा i इसके साथ कंपेयर होता है। अभी j की वैल्यू टोटल कॉलम से कम है, तो ये जो कंडीशन है ये अभी ट्रू है, इसीलिए ये लूप बार बार रन हो रहा है। अब जैसे ही j की वैल्यू बढ़कर 3 हुई उसके बाद क्या होगा, दोबारा से बाउंड्री कंडीशन चेक होगी। जैसे ही बाउंड्री कंडीशन चेक होकर ट्रू हुई तो उस केस में मैं क्या करूंगी, उस केस में दोबारा से मैं एक स्टार को प्रिंट करवा दूंगी। स्टार को प्रिंट करवाने के बाद दोबारा से हम जाकर j को कर देंगे अपडेट। j अपडेट होकर अब हो जाएगा 4 दोबारा चेक होगा, इस 4 लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स, यानी 4 लेस देन इक्वल टू 5, तो वो भी ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ट्रू होगा दोबारा बाउंड्री कंडीशन चेक होगी, बाउंड्री कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि i तो मेरा 1 के इक्वल ही है। 1 मतलब मैं फर्स्ट रो पर ही हूं, और फर्स्ट रो के ऊपर आप किसी भी कॉलम के ऊपर चले जाएं या किसी भी सेल के ऊपर चले जाएं, फर्स्ट रो तो मतलब ऊपर वाली लेयर, तो वो तो पूरी बाउंड्री लेयर ही है, वहां पर सारा ट्रू ही होगा बाउंड्री की कंडीशन। तो जैसे ही j इज इक्वल टू 4 के लिए बाउंड्री कंडीशन ट्रू होगी, मैं एक और स्टार को यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी।
फिर क्या होगा, जे वापस से यहाँ पर आकर हो जाएगा अपडेट, जे की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 5। इज 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, यानी फिर से ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ट्रू हो जाएगा दोबारा बाउंड्री कंडीशन चेक होगी, वो भी ट्रू हो जाएगी और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे अपना अगला स्टार। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू वापस यहाँ पर जाकर एक और बढ़ जाएगी। अब जे की वैल्यू अपडेट होकर 5 से हो गई है 6, और इस बार जब 6 का कंपैरिजन होगा टोटल कॉलम्स के साथ तो 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इस पूरे इनर लूप से कर जाएंगे एग्जिट। जैसे ही इनर लूप से बाहर निकले, मतलब इतने लूप से हम बाहर निकले, तो अगली लाइन आएगी ये, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। जैसे ही प्रिंट एल एन आएगा हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट लाइन के ऊपर। जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए तो अब मेरे आउटर लूप की बारी आ गई, तो नेक्स्ट लाइन से वापस मैं यहां पर गई और मैंने आई को किया प्लस प्लस। जैसे ही आई को किया प्लस प्लस, आई हो गया 1 से हटकर 2। अब जैसे ही आई 2 हुआ, आई के लिए भी कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू टोटल रोज से कम है, मतलब क्या 2 की वैल्यू 4 से कम है? ऑब्वियसली यस कम है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इनर लूप के अंदर सेम कहानी को दोहरा रहे होंगे। दोबारा से आई इज इक्वल टू 2 के लिए जे की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 1 के साथ यहां पर, और जे इज इक्वल टू 1 के लिए चेक होगा कि क्या वो एक बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब बाउंड्री कंडीशन में क्या चेक हो रहा है, आई इज इक्वल टू 1, ये ट्रू है क्या? ये तो ट्रू नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो गई है। फिर चेक करेगा आई क्या टोटल रोज के इक्वल है, मतलब आई इज इक्वल टू 4 हो गया है क्या? वो भी नहीं है। फिर चेक करेगा क्या जे इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो वो चीज ट्रू हो जाएगी क्योंकि जे की वैल्यू 1 के इक्वल है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, हम क्या करेंगे, हम इस स्टार को प्रिंट करवा देंगे। तो स्टार को प्रिंट करवा देंगे अपनी आउटपुट विंडो के ऊपर नेक्स्ट लाइन के अंदर, मतलब यहाँ पर। तो ये जो स्टार है ये डायरेक्टली इस ऊपर वाले स्टार के नीचे प्रिंट हो रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जे को प्रिंट करवाने के बाद वापस से कर देंगे अपडेट। तो जे हो जाएगा प्लस प्लस, जे प्लस प्लस होकर जे की वैल्यू बन जाएगी 2। दोबारा से चेक होगा, इस जे लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स, मतलब जे लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? यस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो उस केस में दोबारा से हम इस बाउंड्री कंडीशन को चेक करेंगे। अब बाउंड्री कंडीशन में आई इज इक्वल टू 1 तो नहीं है क्योंकि आई इज इक्वल टू 2 है। आई टोटल रोज के बराबर भी नहीं है, जे 1 के इक्वल भी नहीं है क्योंकि जे अपडेट होकर 2 हो गया है अब, और जे टोटल कॉलम्स के बराबर भी नहीं है बिकॉज जे इज लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। तो ये चारों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी फर्स्ट टाइम। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम एल्स के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे कि एम्प्टी स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करवाया, मतलब कुछ भी नहीं प्रिंट करवाया। अभी के लिए उस कुछ भी नहीं को मैं सिंपली ऐसे दिखा रही हूँ ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस प्रिंट हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से जे को कर देंगे अपडेट। जे अपडेट होकर अब बन जाएगा 3 के बराबर। जैसे ही जे 3 हुआ उसके लिए चेक होगा, इज जे लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स? यस, इट्स लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से हम चेक करेंगे कि क्या बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दोबारा से आई 1 के इक्वल नहीं है, आई टोटल रोज के इक्वल नहीं है, जे 1 के इक्वल नहीं है, जे हमारा टोटल कॉलम्स के भी इक्वल नहीं है। तो इस केस में ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। दोबारा से हम एक एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करवाएंगे, इस एम्प्टी स्पेस को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे और जे को दोबारा से हम करने वाले हैं इनर लूप के अंदर प्लस प्लस। जे को प्लस प्लस करके कर दिया 4 दोबारा से लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स है, तो दोबारा से बाउंड्री कंडीशन चेक करेंगे, क्या आई इक्वल टू 1 है? नहीं। आई इक्वल टू टोटल रोज? नहीं। जे इक्वल टू 1? नहीं। जे इक्वल टू टोटल कॉलम्स? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा से प्रिंट करवा देंगे एक एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस मैंने प्रिंट करवाया है यहाँ पे। अब जे मेरा दोबारा से ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस प्लस। जैसे ही जे प्लस प्लस हुआ मेरे जे की वैल्यू हो जाएगी 5। अब स्पेशल चीज आएगी, 5 की कंडीशन चेक होगी, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है। अब हम चेक करेंगे अपनी बाउंड्री कंडीशन को। आई तो 1 के बराबर नहीं है, आई टोटल रोज के बराबर भी नहीं है, जे 1 के बराबर भी नहीं है, पर अब जे टोटल कॉलम्स के बराबर हो गया है, यानी 5 इक्वल टू 5 हो गया है। तो इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मुझे प्रिंट करवाना है अपने स्टार को। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर प्रिंट करवा दूंगी अपने स्टार को। जैसे ही मैंने स्टार को प्रिंट करवाया, अब मैं आ गई बाहर और मेरा जे फिर से करेगा अपडेट। जैसे ही जे अपडेट करेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 6। जैसे ही जे की वैल्यू 6 हुई, वहां पर कंपेयर होगा जे लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई उसके बाद क्या हुआ, हम इस इनर लूप से तो बाहर निकल जाएंगे और प्रिंट करवा देंगे अब अपनी नेक्स्ट लाइन को। तो नेक्स्ट लाइन की वजह से हम आ जाएंगे यहां पर, और नेक्स्ट लाइन के बाद हम जाएंगे सीधा ऊपर और आई को करेंगे प्लस प्लस। आई मेरा प्लस प्लस होकर अब आई की वैल्यू 2 से बढ़ के हो जाएगी 3 के बराबर। और आई के लिए चेक होगा, इज आई लेस देन इक्वल टू टोटल रोज? आई की वैल्यू क्या 4 से कम है? तो ऑब्वियसली 4 से कम है। तो उसके लिए अब इनर वाला लूप दोबारा से चलना शुरू होगा। अब हम जे को इनिशियलाइज करेंगे दोबारा से 1 के साथ।
अब j इज इक्वल टू 1 के लिए दोबारा जब ये इनर लूप स्टार्ट होगा तो इसमें j इज इक्वल टू 1 है, i इज इक्वल टू 3 है, तो अब ये बाउंड्री कंडीशन दोबारा से चेक होगी, i इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, i टोटल रोज के इक्वल है क्या, नहीं, j 1 के इक्वल है क्या, हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि j अभी 1 के इक्वल है, मतलब हम बाउंड्री पर हैं, तो हम इस लाइन के अंदर जहां पर हम थे प्रिंट करवा देंगे एक स्टार को। उसके बाद जैसे ही स्टार को प्रिंट करवाया हम गए ऊपर और हमने j को कर दिया प्लस प्लस, j को जैसे ही प्लस प्लस किया 1 से बढ़कर j की वैल्यू अब हो गई है 2 के बराबर। जैसे ही j 2 के बराबर हुआ दोबारा से आकर चेक करेंगे बाउंड्री पर है क्या, i तो नहीं है बाउंड्री पर, j इज इक्वल टू 1 भी नहीं है, j इज इक्वल टू टोटल कॉलम्स भी नहीं है, तो बाउंड्री पर तो हम नहीं है, तो इसलिए हम एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करवा देंगे। एम्प्टी स्पेस को मैंने प्रिंट करवाया यहाँ पर, उसके बाद मैंने कर दिया j को प्लस प्लस, j को जैसे ही प्लस प्लस किया उसकी वैल्यू हो गई 3 के लिए दोबारा से हम यहाँ पर आएंगे, टोटल कॉलम से तो कम ही है, बाउंड्री कंडीशन दोबारा चेक हो जाएगी, बाउंड्री कंडीशन में i भी नहीं है बाउंड्री पर, j भी नहीं है बाउंड्री पर, तो मैं प्रिंट करवा दूंगी दोबारा से एक एम्प्टी स्पेस प्रिंट होगा मेरा यहाँ पर। जैसे ही एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करवाया अब यहाँ पर आकर दोबारा से मेरे j की वैल्यू हो जाएगी अपडेट, j की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 4 के लिए अब मैं चेक करूंगी क्या 4 मेरा बाउंड्री पर है, 4 भी मेरा बाउंड्री पर नहीं है, i तो था ही नहीं, तो यहाँ पर एक और स्पेस हम प्रिंट करवा देंगे, एक और स्पेस मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दी। स्पेस को प्रिंट करवाने के बाद मैंने दोबारा से j को किया प्लस प्लस, अब j की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 5 के इक्वल। अब j की वैल्यू 5 यानी टोटल कॉलम्स के इक्वल हो गई है, तो अब अगर बाउंड्री कंडीशन चेक होगी तो उसमें i तो नहीं होगा बाउंड्री पर, j इज इक्वल टू 1 भी नहीं होगा, पर j टोटल कॉलम्स के इक्वल हो गया है, तो मतलब मुझे एक स्टार को प्रिंट करना है क्योंकि बाउंड्री कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगी अपने एक स्टार को। जैसे ही मैंने स्टार को प्रिंट किया मैं वापस से ऊपर गई, मैंने किया j को प्लस प्लस, जैसे ही j को प्लस प्लस करके मैंने 6 किया, इस केस में क्या हुआ, ये जो कंडीशन है j लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स ये दोबारा से हो जाएगी फॉल्स, और अब मैं पहुंच जाऊंगी यहाँ पर, मतलब मेरा जैसे ही फॉल्स हुई मेरा इनर लूप खत्म हो गया, अब मैं बाहर पहुंच जाऊंगी अपनी नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाने, तो नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करवाने के लिए मैं आ गई हूँ अपनी नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाने के बाद अब मुझे जाना है अपने आउटर लूप की तरफ, और i को मैं करवा दूंगी प्लस प्लस, i को प्लस प्लस करते ही i की वैल्यू हो गई है 4 के इक्वल, तो i के लिए कंडीशन चेक होगी क्या i लेस देन इक्वल टू टोटल रोज है, अब मेरे टोटल रोज की वैल्यू है 4, मेरे i की वैल्यू है 4, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, तो मतलब i की वैल्यू टोटल रोज के इक्वल है, तो ये लूप दोबारा से रन करेगा, मतलब इनर वाला लूप एक और सर्कल मारेगा अभी, तो i इज इक्वल टू 4 के लिए j मेरा इनिशियलाइज होगा 1 के साथ, j की वैल्यू 1 है तो सबसे पहले चेक होगी मेरी बाउंड्री कंडीशन, क्या i की वैल्यू 1 है, नहीं, क्या i की वैल्यू टोटल रोज के इक्वल है, i की वैल्यू है 4, टोटल रोज है 4, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो ही जाएगी, इसके साथ साथ मेरी j इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन भी ट्रू है, और में तो हमें पता ही है एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए, यहाँ तो 2 हो गई, तो इस केस में मैं चली जाऊंगी इस इफ स्टेटमेंट के अंदर और यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी अपने स्टार को मैंने प्रिंट करवाना है इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया अपने स्टार को, उसके बाद क्या किया, उसके बाद कर दिया वापस से जाकर j को प्लस प्लस, j की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 2, जैसे ही j की वैल्यू अपडेट होकर 2 हुई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोबारा से हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, क्या i 1 है, नहीं, क्या i टोटल रोज के इक्वल है, ये है हाँ, क्योंकि i इज 4 एंड टोटल रोज इज 4, तो इस केस में कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम प्रिंट करवा देंगे अपने स्टार को मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पर। जैसे ही स्टार को प्रिंट करवाया मैं वापस से आ गई j को प्लस प्लस करनी, j को मुझे करना है प्लस प्लस, अब मैं आ गई कॉलम नंबर 3 पर, कॉलम नंबर 3 पर क्या है, कॉलम नंबर 3 के ऊपर दोबारा से मुझे कंडीशन को चेक करना है, क्योंकि कॉलम नंबर 3 इज स्टिल लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स, क्योंकि 3 इज लेस देन 5, तो अभी ये इनर लूप चलते ही जा रहा है। अब मुझे दोबारा से बाउंड्री कंडीशन चेक करनी है, बाउंड्री कंडीशन में इस बार पूरी की पूरी रो जो है वो टोटल रोज के बराबर है, तो सारे के सारे कॉलम्स मेरे बाउंड्री कंडीशन पे हैं, ये कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाएगी, दोबारा मैं एक स्टार को प्रिंट करवा दूंगी, स्टार को प्रिंट करवाने के बाद दोबारा मैं जाकर कर दूंगी j प्लस प्लस, जैसे ही मैंने j प्लस प्लस किया 3 से बढ़कर हम आ जाएंगे 4 वैल्यू पर, 4 वैल्यू के लिए दोबारा बाउंड्री कंडीशन चेक करेंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू कर देगी उस बाउंड्री कंडीशन को, एंड उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा स्टार को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद दोबारा स्टार को प्रिंट करने के बाद j प्लस प्लस कर देंगे, j प्लस प्लस जैसे ही मैंने किया 4 से बढ़कर j की वैल्यू हो गई है 5 के इक्वल, j जैसे ही 5 के इक्वल हुआ मैं j को कंपेयर करूंगी टोटल कॉलम्स के साथ, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 अभी भी ट्रू है, तो अभी भी मुझे बाउंड्री कंडीशन को चेक करना है, बाउंड्री कंडीशन में i इज इक्वल टू टोटल रोज आ जाता है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगी एक और स्टार, इस स्टार को प्रिंट करवाने के बाद दोबारा मैं कर दूंगी j को प्लस प्लस, जैसे ही मैंने j को प्लस प्लस किया यानी 5 से बढ़ाकर उसकी वैल्यू 6 कर दी, तो मुझे ये कंडीशन जब चेक करनी होगी j लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स, यहाँ पर ये मेरी कंडीशन हो जाएगी इस बार फॉल्स, क्योंकि 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी मैं इस इनर लूप से तो बाहर निकल जाऊंगी और आ जाऊंगी इस स्टेटमेंट पर यानी नेक्स्ट लाइन पर, तो मेरा जो कंट्रोल है नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा
और यहाँ पर आते ही मैं वापस से अपने लूप में मतलब आउटर लूप में चली जाऊंगी। अब मुझे क्या करना है, आई को करना है प्लस प्लस। तो आई को मैं जैसे ही प्लस प्लस करूंगी आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 4 से 5, और आई के लिए चेक करेंगे क्या आई लेस देन इक्वल टू टोटल रोज है, और उस केस में मेरे लिए आएगा फॉल्स, नहीं है। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू तो बढ़कर 5 हो गई है, टोटल रोज की वैल्यू है अभी 4, तो मेरे आई की वैल्यू अब ग्रेटर देन टोटल रोज हो गई है। तो मैं अब इस पूरे के पूरे आउटर लूप से बाहर निकल जाऊंगी। और आउटपुट विंडो के अंदर जो मुझे आउटपुट दिखा उसमें क्या दिख रहा है कि बाहर की जो पूरी बाउंड्री है उसके अंदर तो सारे स्टार्स आ गए हैं, और अंदर वाली जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर सिर्फ खाली स्पेसेस प्रिंट हुई हैं। यहाँ पर ये ब्लू लाइन दिख रही होगी, पर इसकी जगह हमने कुछ नहीं प्रिंट किया अपनी स्क्रीन के ऊपर। आउटपुट कंसोल में यहाँ पर आपको एम्प्टी स्पेस देखने को मिल रही होगी। तो किया कैसे हमने इस चीज को, हमने किया कि बाहर जो है रोज कंट्रोल कर रही है, अंदर हमारे कॉलम्स कंट्रोल कर रहे हैं। और हर बार मुझे चेक कर लेना कि जिस भी सेल पर हूं मैं, मतलब मेरा जो सेल आई कॉमा जे है, इस पूरी रो के अंदर हर सेल के अंदर रोज तो आई होंगी और जे की वैल्यू 1 से लेकर m तक या 1 से लेकर टोटल कॉलम्स तक बढ़ती रहेगी। इस पूरी रो के अंदर आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब 2 रहेगी, और जे की वैल्यू 1 से लेकर टोटल कॉलम्स तक बढ़ती रहेगी। तो ये मेरे पूरी की पूरी 1 रो की कंडीशन है, ये सेकंड रो की, ये थर्ड रो की, ये फोर्थ रो की। और जहां पर बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी वहां पर स्टार प्रिंट करवा देंगे, जहां पर एल्स की कंडीशन आएगी वहां पर हम एम्प्टी स्पेसेस प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरीके से हम एक पैटर्न के सवाल को ड्राई रन करके देखते हैं। यहाँ मैंने बहुत एक्सटेंसिवली और बहुत सारा टाइम लगाकर ड्राई रन किया है। आगे वाले सवालों में मैं होप करती हूँ, मैं रिलाई करती हूँ कि हर एक सवाल में जहाँ पर ड्राई रन नहीं हो रहा होगा, एक बार कोड खत्म होने के बाद, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पैटर्न के सवाल कर रहे हैं तो लॉजिक बिल्डिंग ड्राई रन से ही आएगी। तो हम पॉज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व होने के बाद एंड पेपर पेंसिल पर ड्राई रन करके देखेंगे। ड्राई रन करने के लिए क्या करना है, सिंपली अपना रो नंबर लिखना है, अपना कॉलम नंबर लिखना है और सामने अपना पूरा का पूरा कोड खोलकर बैठ जाना है। तो कोड के अंदर एक एक लाइन पर जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं अपनी आउटपुट विंडो को उसी तरीके से कंट्रोल करना है और अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड एंड रोटेटेड हाफ पिरामिड की। यानी ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है इसको मैंने नाम दिया है इन्वर्टेड एंड रोटेटेड हाफ पिरामिड। पिरामिड की अगर बात करूं तो मेरा पिरामिड कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके के पिरामिड होते हैं इजिप्ट के अंदर। अब इसी पिरामिड को मैं आधा काट दूं तो ये हो जाएंगे मेरे 2 हाफ पिरामिड्स। अब ये होगा मेरा नॉर्मल हाफ पिरामिड, और इसी पिरामिड का अगर मैं मिरर में कॉपी ले लूं तो इसको मैं कहूंगी इन्वर्टेड एंड रोटेटेड। तो मतलब ये 180 डिग्री से पूरा का पूरा घूम गया है। तो ये पिरामिड जो है इसको मुझे प्रिंट करवाना है, ये है मेरा नेक्स्ट पैटर्न। अब इसको प्रिंट करवाने की क्या अप्रोच रहेगी, धीरे धीरे हम क्या करने वाले हैं, पैटर्न्स के अंदर अपना लेवल अप करने वाले हैं। यानी पहले हमने रेक्टेंगल देखा था सिंपल, उसके बाद हमने हल्के से हाफ पिरामिड के सवाल देखे थे कैरेक्टर्स से, नंबर्स से, स्टार्स से, उसके बाद हमने एक हॉलो रेक्टेंगल को देख लिया। अब हम और धीरे धीरे लेवल अप करेंगे और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैटर्न्स को प्रिंट करेंगे। और पैटर्न्स को प्रिंट करने का सबसे मेन मोटिव ये होता है कि नेस्टेड लूप्स का हमें लॉजिक समझ में आ जाए कि नए नए सवालों के लिए नेस्टेड लूप्स कैसे लिखते हैं। ऑल्दो इंटरव्यूज में पैटर्न के सवाल इतने पूछे नहीं जाते, लेकिन वो जो लॉजिक होता है नेस्टेड लूप्स को लिखने का, वो जब हम एडवांस टॉपिक्स कर रहे होंगे, डीपी के टॉपिक्स कर रहे होंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वहां पर हमें बहुत ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम अप्रोच यूज करेंगे, मैट्रिक्स वाली। यानी इस पूरे पैटर्न को अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुअलाइज करूं तो मैं कुछ सोच सकती हूं, मेरा पैटर्न कुछ ऐसा दिखता होगा जिसमें ये होगी मेरी फर्स्ट रो, ये होगी सेकंड रो, ये है मेरी थर्ड रो एंड ये मेरी फोर्थ रो। इसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये मेरा थर्ड कॉलम एंड दूसरा मेरा फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर हम देख पा रहे हैं सबसे पहले तो एम्प्टी स्पेसेस है। अगर आपको कोई पैटर्न का सवाल दे तो सबसे पहले उसको बॉक्स में डालकर हम कर सकते हैं। अगर स्टार का सवाल है तो उससे पता चल जाएगा कितनी मुझे एम्प्टी स्पेसेस चाहिए, कितने मुझे स्टार्स चाहिए। तो ये काफी सारा लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करता है ताकि हम विजुअलाइज कर पाए कि कोड के अंदर मुझे एम्प्टी स्पेसेस भी कुछ कुछ प्रिंट करवानी है, मुझे स्टार्स भी कुछ कुछ प्रिंट करवाने हैं। वरना अगर इस डब्बे के बिना मैं सिर्फ इसको देखती तो मुझे लगता मुझे सिर्फ स्टार्स ही प्रिंट करवाने हैं। पर यहाँ मुझे पता चल रहा है कि मेरी अगर एक रो है तो इसके अंदर पहले कुछ एम्प्टी स्पेसेस, कुछ खाली स्पेसेस हैं, फिर कुछ स्टार्स हैं। दूसरी रो के अंदर भी पहले कुछ खाली स्पेसेस हैं, फिर कुछ स्टार्स हैं। तीसरी में भी पहले कुछ खाली स्पेसेस हैं, फिर कुछ स्टार्स हैं। चौथी में भी हम सोच सकते हैं पहले कुछ खाली स्पेसेस है, ऑल्दो वो खाली स्पेसेस 0 ही है, एंड फिर मेरे पास कुछ स्टार्स है। अब मुझे बनाना है लॉजिक।
लॉजिक बनाने के लिए सबसे पहले सवाल सॉल्व कर लें, कितनी लाइंस होनी चाहिए, मतलब मेरा जो आउटर लूप है उसको मुझे कितनी बार रन करना है, उसको मुझे रन करना है 1 2 3 4, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर। टोटल रोज मेरे लिए हैं यहाँ पर 4 के इक्वल, तो मेरा जो आउटर लूप है वो रन करेगा 4 टाइम्स, तो उसकी वैल्यू 1 से लेकर जाएगी 4 तक। अब एक लाइन के अंदर अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट पर आ जाऊं, एक लाइन के अंदर मुझे क्या क्या प्रिंट करवाना है। सबसे पहले तो मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है, उसके बाद मुझे कुछ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, स्पेसेस एंड स्टार्स। और मेरे स्पेसेस एंड स्टार्स का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मेरी जो रो नंबर है वो 1 के इक्वल है, यहाँ पर रो नंबर 2 के इक्वल है, ये रो भी कह सकते हैं, इसको लाइन भी कह सकते हैं। यहाँ पर मेरी रो 3 के इक्वल है, यहाँ पर मेरी रो 4 के इक्वल है, तो यहाँ पर स्पेसेस कितनी होंगी, स्पेसेस है 1 2 3 एंड स्टार्स कितने होंगे, स्टार्स हैं 1। सेकेंड रो के अंदर स्पेसेस कितनी है, स्पेसेस हैं 2 एंड स्टार्स हैं 2। थर्ड रो के अंदर स्पेसेस कितनी है, स्पेसेस है मेरे लिए 1 एंड स्टार्स है मेरे लिए 3। फोर्थ रो की बात करूं तो फोर्थ रो के अंदर स्पेसेस कितनी है, स्पेसेस हैं 0 एंड स्टार्स है मेरे लिए 4 के इक्वल। तो एक तरीके से छोटा छोटा हमें हिंट मिल रहा है कि मेरे जो स्पेसेस हैं, रो नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा मेरे स्पेसेस कम होंगे, और रो नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा मेरे स्टार्स भी बढ़ेंगे। एंड एक और स्पेशल चीज हम नोटिस करें कि जो भी मेरा रो नंबर है उतने ही मुझे स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। रो नंबर 2 है तो स्टार्स मुझे 2 प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 है तो स्टार्स मुझे 3 प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 है तो स्टार्स मुझे 4 प्रिंट करवाने हैं। तो पहला लॉजिक तो सीधे सीधे मुझे यहीं से मिल गया कि जितना भी रो नंबर होगा या फिर मेरे आउटर लूप की वैल्यू होगी या मेरे आई की वैल्यू होगी, ये रो नंबर है या इसको हम लाइन भी कह सकते हैं, जो मेरा रो नंबर या मेरा लाइन नंबर होगा उतने ही मेरे स्टार्स की वैल्यू होगी या उतने ही मुझे स्टार्स अपनी लाइन के अंदर प्रिंट करवाने हैं। पहला लॉजिक मुझे मिल गया है यहां से। दूसरा लॉजिक मुझे बनाना है स्पेसेस का, कि स्पेसेस कैसे प्रिंट करवानी है। ध्यान से अगर मैं देखूं तो टोटल रोज, या इसको अगर मैं n भी कह दूं, टोटल रोज मतलब n की वैल्यू जो मुझे दी है, मेरे स्पेसेस की वैल्यू को क्या मैं कह सकती हूं, दैट दिस इज 4 माइनस r, या r की जगह यहां मैं i भी लिख दूं, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3 या i इज इक्वल टू 4। मेरा रो ही तो मेरा i है, i यानी जो आउटर लूप का मेरा आइटरेटर है i, वही तो रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मेरे i की वैल्यू है यानी 1 के इक्वल है, स्पेसेस की वैल्यू क्या है, स्पेसेस की वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ 4 माइनस i, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 माइनस आई, इसको भी लिख सकती हूँ 4 माइनस आई, इसको भी लिख सकती हूँ 4 माइनस आई। 4 माइनस आई कैसे, यहाँ पे आई है 1 तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आई की वैल्यू है 2 तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आई की वैल्यू है 3 तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आई की वैल्यू है 4 तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तरीके से मैंने दूसरा लॉजिक ये बनाया कि मेरे जो स्पेसेस की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4 माइनस आई, या इसको मैं कह सकती हूँ n माइनस आई, क्योंकि 4 तो मेरा n ही है। n आप बढ़ा देंगे कम कर देंगे उस हिसाब से लॉजिक तो चेंज नहीं होगा, हमेशा एक रो के अंदर जितनी स्पेसेस प्रिंट होनी होंगी वो तो हमेशा n माइनस आई की इक्वल रहेंगी। तो 2 लॉजिक मैंने यहाँ से निकाले। सबसे पहला ये स्टार्स किसके इक्वल है, मेरे i के बराबर। दूसरा ये निकाला स्पेसेस कितने हैं, स्पेसेस हैं n माइनस आई के बराबर। और हर लाइन में मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन के अंदर मुझे स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं, फिर एक लाइन के अंदर मुझे स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। तो मेरा कोड कैसा दिखेगा, मेरा कोड कुछ ऐसा दिखने वाला है, जहां पर एक तो होगा मेरा आउटर लूप। आउटर लूप के अंदर मैं क्या करूंगी, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i जब तक मेरा लेस देन इक्वल टू n नहीं हो जाता, i प्लस प्लस, यहां से शुरू होगा मेरा आउटर लूप, कुछ यहां पर खत्म हो रहा होगा। और इनर लूप के अंदर क्या करना है, यहां आउटर लूप में तो मैं लाइन ट्रैक कर रही हूं या मैं रो ट्रैक कर रही हूं। इनर लूप के अंदर मुझे सबसे पहले तो कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है। स्पेसेस को कैसे प्रिंट करवाऊंगी, स्पेसेस के लिए मैं लिखूंगी फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू कितनी स्पेसेस प्रिंट करवानी है, n माइनस आई, j प्लस प्लस, यहां मैं प्रिंट करवा दूंगी अपनी स्पेसेस को। एंड उसके बाद एक और मैं लूप लिखूंगी, यहां पर मैं फर्स्ट टाइम 2 नेस्टेड लूप्स लिखने वाली हूं। दूसरा लूप्स में लिखूंगी अपने स्टार्स के लिए। स्टार्स के लिए क्या लूप आएगा, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू आई, j प्लस प्लस।
और यहाँ मैं प्रिंट करवा दूंगी अपने स्टार्स को, यहाँ मैं प्रिंट करवा दूंगी अपनी एम्प्टी स्पेस को। इसको मैं हल्का सा और समराइज कर देती हूँ। हमने पहले क्या किया, अपने पैटर्न के अराउंड एक डब्बा बना लिया, डब्बा मतलब मैट्रिक्स बना लिया जिसके अंदर सेल्स है। जिस मैट्रिक्स से मुझे पता चल गया कि एक लाइन के अंदर क्या प्रिंट करना है, लाइन के अंदर मुझे पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है, फिर कुछ स्टार्स प्रिंट करने हैं। फिर मैंने लॉजिक बनाया सारे के सारे लाइन नंबर, आई नंबर लिखकर कि कितने स्पेसेस होने चाहिए, कितने स्टार्स होने चाहिए। मुझे पता है सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट होंगे। स्पेसेस कितने प्रिंट होंगे, n माइनस आई के बराबर। तो स्पेसेस को प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया j, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर n माइनस आई तक जा रही है, और जितनी भी ये वैल्यू जाएगी उतने मैं स्पेसेस प्रिंट करवा दूंगी। जैसे ही स्पेसेस मैंने प्रिंट करवा दिए एक लाइन में, उसके बाद मुझे प्रिंट करवाने अपने स्टार्स। तो स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए एक और लूप लिख दिया जिसमें j की वैल्यू 1 से शुरू होगी और कितने स्टार्स प्रिंट करवाने, i के बराबर। तो j की वैल्यू बढ़ते बढ़ते i तक जाएगी। एंड जैसे ही मैंने स्पेसेस प्लस स्टार्स को प्रिंट करवा लिया, वैसे ही मुझे एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवानी है, क्योंकि एक सेट ऑफ स्पेसेस प्लस स्टार्स इज फॉर वन लाइन। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद यहां पर प्रिंट करवाऊंगी नेक्स्ट लाइन। तो मेरा लूप यहां से वापस जाएगा, आई को अपडेट करेगा, तो मैं इस लाइन पर आ जाऊंगी। इस लाइन पर आने के बाद पहले मैं इसके कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, उसके बाद मैं इसके कुछ स्टार्स प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, उसके बाद मैं दोबारा से लाइन को अपडेट करके यहां पर आ जाऊंगी। थर्ड लाइन में आने के बाद पहले मैं इसके कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, उसके बाद इसके कुछ स्टार्स प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, दोबारा से नेक्स्ट लाइन पर आ जाऊंगी, मतलब यहां आ जाऊंगी। जैसे ही मैंने आई को दोबारा अपडेट किया, इसके कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, उसके बाद इसके कुछ स्टार्स प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, और दोबारा से आ जाऊंगी नेक्स्ट लाइन पर। तो कुछ इस तरीके से मेरा कोड काम करने वाला है। इसको एक बार लिख भी लेते हैं। अपने सेम क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बनाने वाली हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। इसको नाम मुझे देना है इन्वर्टेड रोटेटेड हाफ पिरामिड। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सा नाम दे दिया क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पैटर्न के सवाल आपको सॉल्व कराए हैं, तो हम ट्रैक कर पाए कि कौन सा पैटर्न का सवाल किस चीज़ के लिए था। इस फंक्शन के अंदर मैं एक सिंगल वैल्यू को इनपुट लूंगी जो है मेरा n। n रिप्रेजेंट करता है कि मेरा जो पिरामिड है वो कितने लेवल्स का है, कितनी लाइन्स उसके अंदर है, या मैंने जो मैट्रिक्स बनाई थी उसके अंदर रोज कितनी है। अब मुझे चलाना है अपना आउटर लूप। आउटर लूप जाएगा इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस। तो हर लाइन के लिए मेरा आउटर लूप रन करेगा। ये आई है मेरा लाइन नंबर, और अब मुझे क्या करना है, हर लाइन के अंदर पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है, फिर कुछ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। तो सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं अपनी स्पेसेस। मुझे पता है मेरी जो स्पेसेस होंगी वो n माइनस आई होंगी, तो मुझे 1 से लेकर n माइनस आई तक एक लूप चलाना है। तो j को मैंने आइटरेटर लिया है इनर लूप के लिए, जो शुरू होगा 1 से एंड जाएगा कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू n माइनस आई तक। हर बार कर देंगे j को प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपनी स्पेस प्रिंट करवानी है। एक सिंगल स्पेस मैंने दी है अपने स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर। और यहाँ पर ध्यान ये देना, यहाँ मैंने प्रिंट एलन नहीं किया क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में स्पेसेस नहीं प्रिंट करवानी, मुझे सारी स्पेसेस एक के बाद एक सेम लाइन में प्रिंट करवानी है। जैसे ही मैंने स्पेसेस प्रिंट करवा ली, अब मैं स्टार्स प्रिंट करवा दूंगी। स्टार्स को कैसे प्रिंट करवाऊंगी, लूप चलाकर आइटरेटर जाएगा 1 से लेकर आई तक, क्योंकि मुझे आई के इक्वल स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। फर्स्ट लाइन है तो 1 स्टार प्रिंट हो, सेकंड लाइन है तो 2 स्टार प्रिंट हो, थर्ड लाइन है तो 3 स्टार्स प्रिंट हो, फोर्थ लाइन है तो 4 स्टार्स प्रिंट हो। यहां पर कर दूंगी j प्लस प्लस, एंड यहां पर हम कर रहे हैं एक स्टार को प्रिंट, इसको भी करेंगे सेम लाइन के ऊपर प्रिंट। और जैसे ही एक सिंगल लाइन के लिए मेरे स्पेसेस प्लस मेरे स्टार्स प्रिंट हो गए, अब मैं क्या करूंगी, अब यहां पर एक नेक्स्ट लाइन दे दूंगी ताकि उसके बाद हम नेक्स्ट रो के अंदर आ जाएं। तो ये पूरा कोड मैंने लिख लिया है। अब मेन फंक्शन से इसको कॉल लगाते हैं, ऊपर वाली कॉल को कर देंगे कमेंट आउट, पास कर रही हूँ n को एज 4। तो मेरे लिए मेरा पूरा जो इन्वर्टेड एंड रोटेटेड हाफ पिरामिड है वो प्रिंट हो गया है। और इस n को बढ़ाकर अगर मान लीजिए मैं 7 कर दूं तो ये पिरामिड हल्का सा और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा होकर आ गया कंपैरिजन में। इसको n को हम 100 भी कर सकते हैं, n को 200 भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा सा पिरामिड हमारे आउटपुट विंडो पर हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब मैं आपको अर्ज करती हूँ कि क्या करना है, अभी वीडियो को क्लोज नहीं करना, अब अपना कॉपी पेन लेकर ये पूरा का पूरा कोड खोल कर बैठना है और इस कोड को ड्राई रन करना है। इसमें 2 वेरिएबल्स को हम ट्रैक करेंगे। एक वेरिएबल जिसको ट्रैक करेंगे वो है i,
दूसरा वेरिएबल जिसको ट्रैक करेंगे वो है जे को मुझे 2 बार ट्रैक करना पड़ेगा सिंगल आई के लिए। पहली बार ट्रैक करूंगी इस लूप 1 के लिए, दूसरी बार ट्रैक करूंगी इस लूप 2 के लिए। तो एक बार स्पेसेस के लिए जे को ट्रैक करेंगे, एक बार स्टार्स के लिए जे को ट्रैक करेंगे। इस चीज को ड्राई रन जरूर करके देखना है। नेक्स्ट इस पैटर्न को हम प्रिंट करवाएंगे, इसका नाम है इन्वर्टेड हाफ पिरामिड विद नंबर्स। तो हमारा एक पिरामिड होता है, उसको हाफ कर दिया है, ये मेरा इन्वर्टेड हाफ पिरामिड है, यानी उल्टा हो गया है, तो कुछ इस शेप का आपको दिखेगा। एंड इस पिरामिड के अंदर स्टार्स नहीं है, इस बार मेरे पास नंबर्स हैं। नंबर्स कैसे हैं, तो धीरे धीरे अपने पैटर्न को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं मुझे लाइंस कितनी प्रिंट करनी है। लाइंस यानी मेरा आउटर लूप कितनी बार रन करेगा। तो पहले है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो मुझे 5 लाइन प्रिंट करनी है, तो मेरा आउटर लूप रन करेगा 5 टाइम्स। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ मेरे n की वैल्यू मुझे 5 दी गई है एक तरीके से। ये n की वैल्यू हो सकता है आपको 10 भी दी जाए, 7 भी दी जाए, 6 भी दी जाए, उस हिसाब से चेंज करते रहेंगे। पर यहाँ मेरे n की वैल्यू 5 के इक्वल है, तो मेरा लूप जो होगा वो 1 से लेकर 5 तक जाएगा। दूसरी चीज जिसको एनालाइज करेंगे कि हर लाइन के अंदर हम कौन सा नंबर प्रिंट कर रहे हैं। पहली लाइन को अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं प्रिंट कर रही हूं 1 से लेकर, मैं यहाँ लाइन नंबर लिख देती हूँ, i इज माई लाइन नंबर। i की वैल्यू है अगर 1, तो मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को। i की वैल्यू अगर 2 है तो मैं 1 से लेकर 4 तक नंबर्स को प्रिंट कर रही हूँ। i की वैल्यू अगर 3 है तो मैं 1 से लेकर 3 तक नंबर्स को प्रिंट कर रही हूँ। i की वैल्यू अगर 2 है तो मैं 1 से लेकर 2 तक नंबर्स को प्रिंट कर रही हूँ। कैसे, i की वैल्यू 1 है तो 1 2 3 4 5, तो 1 से लेकर 5। i की वैल्यू 2 है तो 1 2 3 4, 1 2 4। i की वैल्यू 3 है तो 1 2 3 1 2 3। i की वैल्यू 2 है तो 1 2 1 2 2। और यहाँ पर i की वैल्यू 3 नहीं, यहाँ पर i की वैल्यू 4 है, तो मैं प्रिंट कर रही हूँ 1 से 2 तक। एंड i की वैल्यू अगर मेरे पास 5 आ जाती है तो मैं प्रिंट करूंगी सिर्फ 1, तो इसको मैं 1 to 1 भी कह सकती हूँ। 1 से लेकर 1 तक ही जाना है मुझे, लूप मेरा इतना ही चलेगा। यहाँ पर मुझे एक पैटर्न सोचना है। पैटर्न क्या सोचना है कि मेरा जो रो नंबर है या मेरा जो लाइन नंबर है वो किस तरीके से मेरे नंबर से कनेक्ट करता है। मतलब मैं इस लाइन नंबर से कैसे फाइंड आउट कर लूँ कि इसमें कितने नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। अब अगर हम लॉजिकली बात करें तो हर बार मुझे मेरे जो नंबर्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो शुरू तो 1 से ही हो रहे हैं। तो मैं चाहे किसी भी लाइन पर हूँ, मेरा जो इनर लूप है जो इन नंबर्स को प्रिंट करवाएगा वो इनर लूप तो हमेशा 1 से ही शुरू होना चाहिए। और 1 से वो कहां तक जाए इनर लूप, क्या कहने का मतलब है कि मेरा आउटर लूप तो मैंने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है, ये होगा int i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब मेरा जो इनर लूप है वो हमेशा शुरू होगा int j इज इक्वल टू 1 से। j इज इक्वल टू 1 से क्यों शुरू होगा, क्योंकि हर बार मेरे जो नंबर है 1 से ही शुरू हो रहे हैं, चाहे मैं किसी भी लाइन नंबर पर हूँ। मतलब मेरे i की वैल्यू कुछ भी हो, मेरा जो इनर लूप है वो j इज इक्वल टू 1 से ही शुरू होगा। मुझे फाइंड आउट करनी है ये एंडिंग कंडीशन, ये टर्मिनेटिंग कंडीशन फॉर दिस वेरिएबल j जो मेरे इनर लूप को कंट्रोल करता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि खत्म कहाँ पर हो रहे हैं मेरे नंबर्स। इसको अगर मैं ध्यान से लिखूं, 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 को n की टर्म्स में और i की टर्म्स में मैं लिख सकती हूँ कि 5 इज इक्वल टू n माइनस आई प्लस 1। क्या कह सकती हूँ इसको मैं, n क्या है, n है 5, i क्या है, i है 1, प्लस 1 इज इक्वल टू ये 1 से कट गया और वैल्यू रह गई 5। क्या इसको मैं दोबारा से n माइनस आई प्लस 1 लिख सकती हूँ। n है मेरा 5, i है मेरा यहाँ पर 2 के इक्वल, प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इस पार्ट को हल्का सा हम साइड में कर लेते हैं। क्या इस 3 को दोबारा से मैं n माइनस आई प्लस 1 लिख सकती हूँ। n हो जाएगा मेरा 5, i हो जाएगा मेरा 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3। इस 2 को दोबारा से अगर मैं n माइनस आई प्लस 1 लिखूं तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा n हो जाएगा 5 माइनस i इज गोइंग टू बी 4 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 2। इस लास्ट 1 को भी मैं n माइनस आई प्लस 1 लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, ये मैं लास्ट n माइनस आई प्लस 1 किसको कह रही हूँ, आखिरी नंबर को। यहाँ पर 5 को कह रही हूँ, यहाँ पर 4 को कह रही हूँ, यहाँ पर 3 को कह रही हूँ, यहाँ पर 2 को कह रही हूँ और यहाँ पर 1 को कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ, n माइनस आई प्लस 1, क्योंकि लॉजिकली 5 माइनस दिस i 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो मेरा लास्ट नंबर हर बार क्या आ रहा है, हर बार n माइनस आई प्लस 1 है। ये मैंने कैसे सोचा कि n माइनस आई प्लस 1 ही होना चाहिए, ये मैंने ऐसे सोचा कि जैसे जैसे
मेरे आई की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब मेरा लाइन नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरी लास्ट वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब आई की वैल्यू जब 1 थी तो लास्ट वैल्यू 5 थी, आई की वैल्यू जब 2 थी तो लास्ट वैल्यू 4 थी, आई की वैल्यू 3 थी, लास्ट वैल्यू 3 थी। तो लाइन नंबर तो बढ़ता जा रहा है, पर ये लास्ट वाली जो वैल्यू है ये नीचे नीचे कम होती जा रही है। तो इसका मतलब जो टोटल n है उससे मेरा जो ith नंबर है वो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ माइनस होना चाहिए। कितना माइनस होना चाहिए? हर बार डिफरेंस कितने का आ रहा है? हर बार डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो हर बार मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे n से मैं i को माइनस करके सोच सकती थी, पर n माइनस आई मैंने जैसे ही कर दिया, फर्स्ट वैल्यू मुझे क्या दे देगी? फर्स्ट वैल्यू मुझे 4 दे देगी, पर मुझे तो 5 चाहिए था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। तो इसलिए मैंने +1 एक्स्ट्रा माइनस को हटाने के लिए किया है। यहां पर इस तरीके से, इस लॉजिकल थिंकिंग से मैंने डिराइव किया है कि n टोटल नंबर ऑफ रोज या टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से मुझे i को माइनस करना है, क्योंकि हर बार ये वैल्यू लास्ट वाली घटती जा रही है, तो कुछ माइनस होना चाहिए। और मैंने उस माइनस को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ +1 कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट वन के लिए वो आ नहीं रहा था, सेकंड के लिए भी नहीं आता। n माइनस आई होना चाहिए था आइडियली, पर वो एरर देता। उस एरर से बचने के लिए मैंने +1 ऐड कर दिया, तो सारा एडजस्ट हो गया मेरे लिए। तो मेरे इनर लूप में मुझे क्या करना है? इनर लूप में मुझे j को शुरू करना है 1 के साथ, और इसको मैं बढ़ा कर लेकर जाऊंगी n माइनस आई प्लस 1 तक, और हर बार कर दूंगी j प्लस प्लस। तो कुछ इस तरीके का मेरा लूप रहेगा। आउटर लूप चलेगा 1 से लेकर n तक, इनर लूप चलेगा 1 से लेकर n माइनस आई प्लस 1, यानी इस वैल्यू तक। इस लूप को एक बार लिख भी लेते हैं। फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। इन्वर्टेड हाफ पिरामिड इसको कह देते हैं विद नंबर्स। तो इसके अंदर मुझे एक n मिलेगा, ये मेरा n बताएगा कि कितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस मेरे पास होनी चाहिए। आउटर लूप बनाते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। उसके बाद बनाएंगे अपना इनर लूप फॉर द नंबर्स। इनर लूप में क्या करेंगे? फॉर इंट j इक्वल्स 1, j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई प्लस 1 एंड j प्लस प्लस। तो हर बार मेरे जो j की वैल्यू है, मेरे जो नंबर्स है 1 से लेकर बढ़ते 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 n माइनस आई प्लस 1 तक जाएंगे। और हर बार मैं क्या करूंगी? इस बार मुझे स्टार को नहीं प्रिंट करवाना, इस बार मुझे अपने नंबर को प्रिंट करवाना है। नंबर मेरा क्या है? कौन से नंबर को प्रिंट करवाना है? इस j को प्रिंट करवाना है, क्योंकि पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा। और हम ध्यान से देखें तो ये वो j की ही वैल्यू है जो प्रिंट हो रही है। j पहले 1 होगा, फिर बढ़कर 2 हो जाएगा, फिर दोबारा से बढ़कर मेरा j 3 हो जाएगा। कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक j की वैल्यू n माइनस आई प्लस 1 नहीं हो जाती। तो हर बार मैं प्रिंट करवाऊंगी अपनी j को, एंड उसके बाद दे दूंगी एक स्पेस। यहाँ से प्रिंट एलन हटा लेते हैं। जैसे ही मेरे सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद देनी है नेक्स्ट लाइन। तो ये हो गया मेरा पूरा कोड, जिसमें आउटर लूप है, ये मेरा इनर लूप है, ये मेरी नेक्स्ट लाइन है। और अब मैं लगाने वाली हूँ कॉल मेन फंक्शन से अपने इन्वर्टेड हाफ पिरामिड विद नंबर्स को यहाँ पे पास करूंगी n को एज 5। इसको करते हैं सेव एंड रन। तो ये मेरा पैटर्न पूरा प्रिंट हो गया है। 1 से लेकर 5 तक आए हैं पहले नंबर्स, फिर 1 से लेकर 4 तक, फिर 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 तक। ये स्पेस इनफैक्ट मैं हटा भी दूं तो भी मेरे नंबर्स थोड़ा सा पास पास आ जाएंगे। तो इस तरीके का पूरा पिरामिड स्ट्रक्चर मुझे दिख जाएगा, और इस n को मैं बढ़ा भी सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ। अब क्या करना है? अब मुझे ड्राई रन करना है। तो ड्राई रन करने के लिए आपको खुद से कॉपी पेन लेकर बैठना है और ट्रैक करना है इस i को एंड इस j को। n की वैल्यू मुझे पता ही है क्या होने वाली है, जो भी n वैल्यू हम 5 को लेकर ड्राई रन कर सकते हैं। एक एक करके आउटपुट विंडो को एनालाइज करना है कि किस तरीके से मेरा ये वाला जो कोड है जिसको मैंने लिखा है ये काम करता है। नेक्स्ट पैटर्न जिसकी हम बात करेंगे, इसको कहते हैं फ्लॉयड्स ट्राइंगल। अब फ्लॉयड्स ट्राइंगल क्यों कहते हैं, क्या लॉजिक है, फ्लॉयड कौन है, और इन सब के ऊपर हम नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ ट्राइंगल का लॉजिक समझना है और उस ट्राइंगल को प्रिंट करवाना है। बहुत फैंसी नाम लग रहा होगा, पर इतना कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है। इनफैक्ट ईजी लगेगा आपको ये सवाल एज कम्पेयर टू पहले हमने क्या किया है। तो यहाँ पर मेरा फ्लॉयड्स ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखता है। ये ट्राइंगल शेप का तो है ही, प्लस इसके अंदर नंबर अब हर लाइन में रिपीट नहीं करते, यानी यहाँ पर 1 1 2 1 2 3 ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक अलग तरीके का पैटर्न है। अगर मैं अपने नंबर्स को देखूँ तो फर्स्ट लाइन के अंदर i इज इक्वल टू 1 में तो 1 प्रिंट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रिंट हुआ है? सेकेंड लाइन में 2 3, थर्ड लाइन में प्रिंट हुआ है 4 5 6,
नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15। तो हर लाइन में पिछली लाइन से अगले नंबर से शुरुआत होती है। लास्ट लाइन 10 पे खत्म हुई है तो ये लाइन 11 पे शुरू होगी, लास्ट लाइन 6 पे खत्म हुई है तो ये लाइन 7 पे शुरू होगी, लास्ट लाइन 3 पे खत्म हुई है तो ये लाइन 4 से शुरू होगी, लास्ट लाइन 1 पे खत्म हुई है तो ये लाइन 2 से शुरू होगी। तो जिस नंबर पर लास्ट लाइन खत्म हुई थी अगली लाइन उससे अगले नंबर पर शुरू होगी। तो सबसे पहले तो लॉजिकली सोचते हैं मुझे लाइन कितनी प्रिंट करवानी है। मुझे जो नंबर दिया है कितनी लाइंस प्रिंट करवानी है, मुझे मेरे n की वैल्यू होने वाली है 5 के इक्वल। तो मेरा आउटर लूप कैसा दिखेगा, मेरा आउटर लूप कुछ ऐसा दिखेगा जहां मैं लिखूंगी int i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब मुझे लॉजिक बनाना है अपने इनर लूप का। इनर लूप के अंदर अब इस बार रो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या नंबर प्रिंट करवाना है। मुझे पता है एक सिंगल नंबर है जो क्या कर रहा है, बढ़ता जा 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 रहा है। तो मैं क्या करूंगी, एक काउंटर ले लूंगी। ये जो नंबर है जिसको मैं प्रिंट करवा रही हूँ इसको मैं एक काउंटर की तरह इमेजिन कर रही हूँ जिसकी एक सिंगल वैल्यू है। पहले इस काउंटर की वैल्यू 1 है, फिर इस काउंटर की वैल्यू 2 है, फिर इस काउंटर की वैल्यू 3 है, फिर इस काउंटर की वैल्यू 4 है, और इस तरीके से बढ़ते 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 ये वैल्यू 15 भी जाएगी। अगर 6 लाइनें होती तो यहाँ 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरीके से प्रिंट हो रहा होगा, और सेम काउंटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मैं क्या करूंगी, एक काउंटर वेरिएबल भी ले लूंगी। इंट काउंटर इज इक्वल टू, इस काउंटर को इनिशियलाइज कर दूंगी मैं 1 के साथ। अब मेरा काउंटर मुझे पता चल गया कि ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। जैसे ही मैंने एक नंबर प्रिंट करवा दिया, मतलब जैसे ही मैंने काउंटर को प्रिंट करवा दिया उसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगी, उसको प्रिंट करवा दिया उसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगी, उसको प्रिंट करवा दिया उसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगी। ऐसा कुछ लॉजिक रहेगा। पर काउंटर एक लाइन में कितनी बार प्रिंट होगा, फर्स्ट लाइन में मतलब i इज इक्वल टू 1 के लिए मेरा काउंटर एक बार प्रिंट होगा, i इज इक्वल टू 2 में मेरा काउंटर 2 बार प्रिंट होगा, i इज इक्वल टू 3 में मेरा काउंटर 3 बार प्रिंट होकर बढ़ रहा होगा। प्रिंट होगा, बढ़ेगा, प्लस प्लस हो जाएगा, प्रिंट होगा, प्लस प्लस हो जाएगा, प्रिंट होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली i इज इक्वल टू 4 के लिए मेरा काउंटर 4 बार प्रिंट होगा, i इज इक्वल टू 5 के लिए मेरा काउंटर 5 बार प्रिंट होगा। तो जो मेरा रो नंबर है उतनी बार मेरा काउंटर प्रिंट होगा। काउंटर प्रिंट होते ही प्लस प्लस हो जाएगा, फिर प्रिंट होगा, प्लस प्लस हो जाएगा, फिर प्रिंट होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। तो मेरा इनर लूप क्या करेगा, इनर लूप के अंदर मैं इंट j से शुरुआत करूंगी, j इज इक्वल टू 1, और कितनी बार काउंटर मुझे प्रिंट करवाना है, ये लूप तो ट्रैक कर रहा है मेरी टोटल लाइंस, कितनी लाइंस मुझे प्रिंट करवानी है। ये लूप ट्रैक कर रहा है कितनी टाइम्स मुझे काउंटर प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवानी है जो वैल्यू वो तो काउंटर है, पर कितनी बार प्रिंट करवाऊं एक लाइन के अंदर वो ट्रैक करेगा मेरा इनर लूप। तो इनर लूप के अंदर कितनी बार प्रिंट करवाना है, जितना मेरा लाइन नंबर है। तो j इज इक्वल टू 1 से लेकर j इज इक्वल टू i तक मेरा ये वाला लूप जा रहा होगा। हर बार कर दूंगी j प्लस प्लस, और हर बार मुझे क्या करना है इस लूप के अंदर, हर बार इस लूप के अंदर सबसे पहले तो मुझे काउंटर को प्रिंट करवाना है, उसके बाद मुझे काउंटर को करना है प्लस प्लस। जैसे ही प्रिंट करवाया प्लस प्लस कर दिया, ताकि अगली बार जब लूप आए तो नई वैल्यू प्रिंट हो काउंटर की। दोबारा प्रिंट करवाऊंगी, दोबारा प्लस प्लस, दोबारा प्रिंट करवाऊंगी, दोबारा प्लस प्लस। इस तरीके से हर बार जो भी मेरा लाइन नंबर है उतनी बार मेरा काउंटर उस लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बार कोड भी करके देख लेते हैं। कोड के अंदर फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसको नाम देंगे हम फ्लॉइड्स ट्रायंगल। यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल आने वाला है इंटीजर n, यानी टोटल नंबर ऑफ कितनी लाइंस मुझे प्रिंट करवानी है। अब मेरा जो आउटर लूप होगा वो तो बताएगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस, यानी फॉर इंट i इक्वल्स 1, i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। और इनर लूप के अंदर मुझे बताना है हाउ मेनी टाइम्स विल काउंटर बी प्रिंटेड, कि कितनी बार मेरा काउंटर प्रिंट होना है। सबसे पहले ऊपर काउंटर को बना भी लेते हैं। इंट काउंटर इज इक्वल टू, काउंटर की वैल्यू शुरू होगी 1 के साथ, तो पहले काउंटर की वैल्यू 1 होगी, फिर काउंटर की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, इस तरीके से। तो इनर लूप बना लेते हैं। फॉर इंट j इक्वल्स 1, j लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे अपने काउंटर को। इनफैक्ट प्रिंट करवाकर हम एक स्पेस भी दे सकते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट लाइन। हर बार काउंटर को प्रिंट करवाने के बाद काउंटर को कर देंगे हम प्लस प्लस।
तो काउंटर को प्रिंट करवाया, काउंटर को प्लस प्लस किया, काउंटर को प्रिंट करवाया, काउंटर को प्लस प्लस किया। कितनी बार प्रिंट करवाया वो जे कंट्रोल करेगा, कौन सी लाइन में प्रिंट करवाया वो आई कंट्रोल करेगा। इसको कर लेते हैं सेव। अब मेन फंक्शन से कॉल लगाएंगे, फ्लॉइड्स ट्रायंगल को n को पास करेंगे एज 5। अब इसको करते हैं रन। तो ये प्रिंट हुआ है मेरा फ्लॉइड्स ट्रायंगल। फर्स्ट लाइन में 1, सेकेंड लाइन में 2 3, थर्ड लाइन में 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 14 15। अगर मैं अपने n की वैल्यू 4 कर दूं तो उसके लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, फ्लॉइड्स ट्रायंगल में सिर्फ 4 लाइनें प्रिंट होंगी। अब फ्लॉइड्स ट्रायंगल के कोड को हम ड्राई रन भी कर सकते हैं। हमने सॉल्व किया है n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 5 के लिए, उसके लिए हमने आउटपुट देख लिया। हम किस पे ड्राई रन कर सकते हैं, या तो n इज इक्वल टू 3 पे ड्राई रन कर लें, नहीं तो n इज इक्वल टू 6 पे ड्राई रन कर लें। n इज इक्वल टू 6 पे ड्राई रन करना थोड़ा लंबा रहेगा, तो n इज इक्वल टू 3 पर हम ड्राई रन करके 3 लाइनें प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि कैसे प्रिंट होती हैं 3 लाइनें। नेक्स्ट पैटर्न जिसकी हम बात करेंगे, इसका नाम है 0 1 ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर आप नोटिस करेंगे तो पैटर्न में सिर्फ जीरोज हैं और सिर्फ वंस है। तो मुझे पहले तो फिगर आउट करना है कि लाइनें कितनी प्रिंट होती हैं, मतलब सेम थिंकिंग रहेगी हमेशा। सबसे पहले देख लूं कि मेरा आउटर लूप कितनी बार रन करेगा, मतलब मुझे कितनी लाइनें प्रिंट करवानी है। 1 2 3 4 5। अगर मुझे n की वैल्यू 5 दी हुई है तो मुझे n लाइन्स प्रिंट करवानी है। तो मेरा आउटर लूप जो है वो रन करेगा फ्रॉम इंट i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। हर बार करेंगे हम i प्लस प्लस। अब सेकेंड चीज जो मुझे फिगर आउट करनी है कि हर लाइन में प्रिंट क्या हो रहा है, व्हाट इज टू बी प्रिंटेड इन ईच लाइन। पहली लाइन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1 प्रिंट हो रहा है, दूसरी लाइन की बात करूं तो इसमें 0 1 प्रिंट हो रहा है, तीसरी लाइन में 1 0 1, चौथी लाइन में 0 1 0 1, पांचवी लाइन में 1 0 1 0 1। अब मुझे लग सकता है कि हर बार ये जो वैल्यू है zeros and 1 की, ये थोड़ी सी रैंडम हो रही है, पर ये वैल्यू कभी भी रैंडम नहीं होती। जब भी चीजें रैंडम लगने लगे ना, नंबर्स लिख लेने हैं, कुछ कुछ नंबर्स लिख के लॉजिक बनाना है हमेशा, क्योंकि पैटर्न वाले सवाल में पैटर्न जरूर होगा और जहाँ पैटर्न होगा वहां लॉजिक होगा। तो सबसे पहले तो अपनी लाइन नंबर 1 के लिए एनालाइज करते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 में मुझे पता है कि मुझे सिर्फ 1 प्रिंट करना है। उसके बाद अगर मैं देखूं i इज इक्वल टू 2 तो उसमें मुझे 0 और 1 प्रिंट करना है। i इज इक्वल टू 3 में मुझे 1 0 1 प्रिंट करना है। i इज इक्वल टू 4 में मुझे 0 1 0 1 प्रिंट करना है। एंड सिमिलरली i इज इक्वल टू 5 में मुझे 1 0 1 0 1 प्रिंट करना है। मैं क्या करूंगी, अपने इस पूरे के पूरे पैटर्न को एक बार मैट्रिक्स फॉर्म में हल्का सा एनालाइज करूंगी। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये मेरी रोज हो जाएंगी और ये हो जाएंगे मेरे कॉलम्स। अब लास्ट वाली स्पेसेस तो हमें कभी प्रिंट नहीं करवानी होती, तो ये वाली जो स्पेसेस हैं इन पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू में होती स्पेसेस अगर तो मैं प्रिंट करवाती, लास्ट में यहाँ पर स्पेस प्रिंट करवा कर मैं नेक्स्ट लाइन करूँ या डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन करूँ, उससे मेरे कोड को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मेरी स्पेसेस हैं इन पर मुझे ध्यान नहीं देना। मुझे ध्यान देना है सिर्फ उन डब्बों पर जिसमें या तो मैंने 1 लिखा हुआ है या मैंने 0 लिखा हुआ है। अब इन डब्बों के मैं क्या करूँगी, सेल नंबर लिख लूँगी। मैं बस कोशिश कर रही हूँ लॉजिक बनाने की, अभी मुझे पता नहीं है क्या लॉजिक है, मुझे हर एक पॉसिबल कोशिश करनी है। पहले मैंने रोज नंबर लिख के देखा कि क्या 0 और 1 का वहां पर कोई कनेक्शन हो रहा है लाइन से, तो एज सच कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैट्रिक्स वाली अप्रोच लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरा जो डब्बा नंबर है दैट इज 1,1, यहाँ पर मेरा जो सेल नंबर है दिस इज 2,1, दिस सेल नंबर इज 2,2, दिस सेल नंबर इज 3,1, this is 3,2, this is 3,3, this is 4,1, this is 4,2, this is 4,3, and this one is 4,4. This is 5,1, this is 5,2, 5,3, this is 5,4 and this one is 5,5. तो ये कैसे पता चला मुझे? वही सेम चीज, यहाँ पर मैं रो देख लूँ, रो कौन सी है, रो है 5th, कॉलम कौन सा है, कॉलम है 5th, तो ये हो जाएगा मेरा सेल नंबर 5,5। कॉलम में कैसे ट्रैक करती थी, कॉलम में ट्रैक करती थी जे की हेल्प से, रो में ट्रैक करती थी आई की हेल्प से। आई है मेरा आउटर लूप का आइटरेटर जिससे मैं अपनी रो ट्रैक करती हूँ, जे है मेरा इनर लूप का आइटरेटर जिससे मैं अपना
कॉलम ट्रैक करती हूँ। जैसे जैसे आई बढ़ेगा मतलब मैं रो बढ़ा दिया मैंने, मतलब लाइन बढ़ा दी। जैसे जैसे जे बढ़ेगा मतलब इस लाइन के अंदर मैं हूँ अगर, तो जे में मैं पहले यहाँ पर होंगी, जे इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ होंगी, जे इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ होंगी, जे इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ होंगी, जे इज इक्वल टू 5 के लिए यहाँ होंगी। तो मेरी लाइन में मैं कहाँ पर हूँ ये मेरा इनर लूप डिसाइड करता है, यानी मेरा जे डिसाइड करेगा। तो अगर यहाँ एक स्पेशल चीज में देखूं तो यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पे भी लिखा है 1, यहाँ पे भी लिखा है 1, यहाँ पे भी लिखा है 1। यहाँ पर अगर मैं अपने रो और कॉलम का सम देखूं तो वो हो जाएगा 2। यहाँ पर मेरे रो और कॉलम का सम है 4, यहाँ पे रो कॉलम का सम है 4, यहाँ पे रो कॉलम का सम है 6, यहाँ पर जहाँ पर 1 लिखा है रो कॉलम का सम है 6, यहाँ पर है 8। तो एक स्पेशल चीज़ मुझे देखने को मिलेगी कि मैं अगर अपना रो प्लस कॉलम नंबर कर दूँ, या इसको मैं कह सकती हूँ अगर मैं अपना आई प्लस जे कर दूँ तो वो एक इवन नंबर होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है 1। जहां पर भी 1 है वहां पर अगर हम अपना आई प्लस जे का सम देखें तो वो हमेशा एक इवन नंबर होने वाला है। और दूसरी चीज मैंने नोटिस की कि जहां पर आई प्लस जे का सम ऑड नंबर के बराबर है वहां मुझे प्रिंट करना है 0 को। तो यहां पर 0 प्रिंटेड है तो सम इज 2 + 1 = 3। यहाँ पर 0 प्रिंटेड है तो सम इज 5 + 4 = 9। यहाँ पर 0 प्रिंटेड है तो सम इज 5 + 2 = 7। यहाँ पर 0 प्रिंटेड है तो सम इज 4 + 3 = 7। तो जहाँ पर मेरा आई प्लस जे का सम ऑड है वहाँ 0 प्रिंट कर दो, जहाँ इवन है वहाँ 1 प्रिंट कर दो। ये तो मैंने वो गुत्थी सुलझा ली कि मुझे प्रिंट क्या करना है, कितनी बार प्रिंट करना है, मतलब नंबर्स कितने प्रिंट करने हैं। नंबर्स मुझे प्रिंट करने हैं जितने जिस भी लाइन पर मैं हूँ। तो मेरा इनर लूप किस तरीके से बनेगा, मेरा इनर लूप इस तरीके से बनेगा कि मुझे पता है इनर लूप के अंदर कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स प्रिंट करने हैं मुझे, जितना मेरा रो नंबर है, यानी जे इज इक्वल टू आई तक जाएगा जे प्लस प्लस। कैसे पता, ऐसे पता कि अगर मैं i इज इक्वल टू 1 पर हूँ तो मेरी j की वैल्यू 1 से 1 तक ही जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे एक ही नंबर प्रिंट करना है। अगर मैं i इज इक्वल टू 2 पर हूँ, मतलब लाइन 2 पर हूँ, तो मेरे इनर लूप की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइन नंबर 2 पर हूँ तो मुझे 2 नंबर प्रिंट करने हैं। अगर मैं लाइन नंबर 3 मतलब i इज इक्वल टू 3 पर हूँ तो मेरी j की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे थर्ड लाइन में 3 नंबर प्रिंट करने हैं। अगर मैं i इज इक्वल टू 4 पर हूँ तो मेरे j की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक ही जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे फोर्थ लाइन में 4 नंबर प्रिंट करने हैं। अगर मैं i इज इक्वल टू 5 पर हूं तो मेरे j की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे फिफ्थ लाइन में 5 नंबर प्रिंट करने हैं। 3 चीजें हमने सीखी। पहली चीज, आउटर लूप मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारी n के बराबर होनी चाहिए, तो आउटर लूप ऐसा दिखेगा जिसका आइटरेटर i होगा। दूसरी चीज सीखी कि हर लाइन में कितने नंबर प्रिंट करने हैं, जितना लाइन नंबर है उतने मुझे नंबर प्रिंट करने हैं। तो अंदर एक आइटरेटर लगा देते हैं j, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर आई के इक्वल जाए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने यूज करनी है, वो मैंने ये सीखी कि आई प्लस जे की वैल्यू अगर इवन है तो मुझे 1 प्रिंट करना है, और आई प्लस जे की वैल्यू अगर ऑड है तो मुझे 0 प्रिंट करना है। अब इन तीनों चीजों को यूज करके, दिस इज माई थर्ड थिंग, इन तीनों चीजों को यूज करके मैं लिखने वाली हूं अपना कोड फॉर दिस 0-1 ट्राइंगल। सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड 0-1 ट्राइंगल। इसके अंदर पास मुझे करना है अपना एक इंटीजर n जो डिसाइड करेगा कितनी लाइंस मुझे प्रिंट करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, आउटर लूप लिखूंगी फॉर इंट i इक्वल्स 1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। अब मुझे लिखना है अपना इनर लूप, यानी कितने नंबर्स मुझे प्रिंट करवाने हैं एक सिंगल लाइन के अंदर। तो उसके लिए मैं लिखूंगी इंट j इक्वल्स 1 j लेस देन इक्वल टू i, जो लाइन नंबर है उतने ही नंबर्स मुझे प्रिंट करने हैं। उसके बाद i, j वाले अगर मैं सेल पर हूं तो सेल के लिए एनालाइज करूंगी कि वहां 0 प्रिंट होगा या वहां 1 प्रिंट होगा। तो यहां मैं देख लूंगी कि अगर i प्लस j मॉड्यूलो 2 इक्वल्स 0, ये चीज हम इफ एल्स में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर के लिए चेक करना है वो इवन नंबर है क्या, तो उस नंबर का मतलब i प्लस जे का मैं मॉड्यूलो ले लूंगी 2 के साथ। वो मॉड्यूलो अगर 0 के इक्वल आता है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब वो नंबर एक इवन नंबर है। जहां पर भी इवन नंबर आ रहा है वहां मुझे क्या प्रिंट करना है, वहां मुझे प्रिंट करना है 1 को। जहां पर भी ऑड नंबर आता है मतलब एल्स सिचुएशन, वहां मुझे प्रिंट करना है 0 को। तो एक बार मैंने अपने सारे नंबर्स प्रिंट करवा दिए, उसके बाद मैं
प्रिंट करवा दूंगी नेक्स्ट लाइन। तो ये मैंने कोड लिख लिया है अपने पूरे 0-1 ट्राइंगल के लिए। इस कोड को एक बार रन करते हैं अपने मेन फंक्शन से। n को पास करेंगे एज 5, इसको करते हैं सेव एंड नाउ रन। तो आउटपुट मेरे पास आया फर्स्ट लाइन में 1, फिर 0-1, फिर 1-0-1, 0-1-0-1, 1-0-1-0-1। इस कोड को भी हम ड्राई रन करके देख सकते हैं। आइटरेटर जिसको हमें ट्रैक करना है वो होगा मेरा i एंड मेरा j। उसके बाद हर i एंड j के लिए आपको एनालाइज करना है कि i प्लस j की वैल्यू क्या बन रही है। खुद से करके देखना है कॉपी पेन पर लिखकर कि इवन है तो उस केस में 1 प्रिंट होगा, ऑड है उस केस में 0 प्रिंट होगा। तो कैसे मेरा आउटपुट पैटर्न बिल्कुल सेम आता है। नेक्स्ट हम प्रिंट करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल पैटर्न को जिसका नाम है बटरफ्लाई पैटर्न। ये पैटर्न देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा। दिस इज़ माय फेवरेट पैटर्न। एंड एक खास बात कि इस पैटर्न को सॉल्व करने के बाद हम सारे पैटर्न के सवाल सॉल्व कर लेंगे और सारे सवाल हमें आसान भी लगने लग जाएंगे। तो दिस इज़ वाई दिस इज़ माय फेवरेट पैटर्न। अब ऐसा नहीं है ये बहुत मुश्किल है, फर्स्ट टाइम देखने में मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा था, पर एक बार हम इसका लॉजिक सीख लेंगे ना, उसके बाद हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि सारे पैटर्न के सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि इस पैटर्न के सामने सारे पैटर्न के सवाल मोस्टली आसान ही होते हैं। तो शुरू करेंगे बटरफ्लाई पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। अब देखने में ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर लग रहा है, इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इस पैटर्न के लिए मुझे जो n की वैल्यू दी हुई है वो n की वैल्यू है 4 के इक्वल। और अगर मैं इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं तो क्या मैं कह सकती हूं कि ये जो पैटर्न है ये एक मिरर इमेज है। मिरर इमेज कैसे है, ऊपर की तरफ भी सेम है, नीचे की तरफ भी सेम है। तो अगर मैंने फिगर आउट कर लिया ऊपर क्या प्रिंट करना है, तो क्या मैं फिगर आउट कर सकती हूँ कि नीचे क्या प्रिंट करना है, क्योंकि सेम सा ही लॉजिक रहेगा थोड़ा सा। पहली लाइन में 2 स्टार प्रिंट करने हैं, अगली लाइन में 2 स्टार, फिर कुछ खाली स्पेस, फिर 2 स्टार। ऐसे ही यहाँ आखिरी लाइन में 2 स्टार प्रिंट करने हैं, बीच में खाली स्पेस, सेकेंड आखिरी लाइन में 2 स्टार एंड बीच में खाली स्पेस। तो ऊपर वाला अगर मैंने एक बार फिगर आउट कर लिया कि इतना पार्ट कैसे प्रिंट करूं बटरफ्लाई का, तो नीचे वाला पार्ट मेरे लिए प्रिंट करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये क्या है, ये बस इसका इन्वर्टेड पार्ट है। इसको हम देख लेंगे कैसे नीचे वाला प्रिंट करेंगे, बहुत ही आसान होगा। पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट पर हम फोकस करने वाले हैं। अब n इज इक्वल टू 4 मुझे पहले से दिया होगा पैटर्न में कि n इज इक्वल टू 4 के लिए आपको बटरफ्लाई पैटर्न प्रिंट करना है। n इज इक्वल टू 5 के लिए इस बटरफ्लाई पैटर्न में 2 और लाइनें ऐड हो जाएंगी। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए पैटर्न है, और सिर्फ अगर इतने पार्ट में मैं फोकस करूं तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो आउटर लूप है वो n टाइम्स चलेगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकेंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई, ये मेरी फोर्थ लाइन हो गई। तो मुझे यहाँ से पहली चीज़ पता चल गई, यहाँ हम सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को हम कह रहे हैं अपना फर्स्ट हाफ। हम सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात करेंगे, पहले सेकंड हाफ की बात नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हाफ के अंदर मुझे पता चल गया मेरा जो आउटर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू n तक। दूसरी चीज़ मुझे जो फिगर आउट करनी है वो ये है कि लाइन के अंदर मुझे प्रिंट क्या करवाना है। अगर i इज इक्वल टू 1 है मेरी लाइन, तो आप कुछ कॉम्बिनेशन देख पाएंगे यहाँ चीज़ों का। पहले मुझे कुछ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, फिर मुझे कुछ खाली स्पेसेस प्रिंट करवानी है, फिर मुझे कुछ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में भी पहले मुझे कुछ स्टार प्रिंट करवाने हैं, फिर कुछ खाली स्पेसेस, फिर कुछ स्टार्स। नेक्स्ट लाइन में भी पहले कुछ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, फिर कुछ खाली स्पेसेस, फिर कुछ स्टार्स। तो यहाँ से मैं क्या लॉजिक बना पा रही हूँ, मैं ये लॉजिक बना पा रही हूँ कि हर जो लाइन है उसके अंदर पहले कुछ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, फिर कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है, फिर दोबारा से कुछ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि कितने स्टार्स पहले प्रिंट करवाने हैं, कितनी स्पेसेस प्रिंट करवानी है, उसके बाद लास्ट में कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगी अपने लाइन नंबर को या अपने रो नंबर को। तो i इज इक्वल टू 1 की अगर बात करूं तो i इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे स्टार्स कितने प्रिंट करवाने हैं, मुझे यहाँ पर भी मेरे पास 1 स्टार है, यहाँ पर भी मेरे पास 1 स्टार है। तो स्टार्स जो मुझे प्रिंट करवाने हैं वो प्रिंट करवाने हैं 1 के बराबर। अगर मैं i इज इक्वल टू 2 की बात करूं तो यहाँ पर भी 2 स्टार हैं, यहाँ पर भी 2 स्टार हैं। तो मुझे कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, मुझे प्रिंट करवाने हैं 2 ही स्टार्स। इसको मैं कह सकती हूँ मुझे अपने i जो मेरा आयत नंबर है, लाइन नंबर, उसके बराबर स्टार प्रिंट करवाने हैं। यहाँ पर भी i के बराबर स्टार प्रिंट करवाने हैं। यहाँ पर i इज इक्वल टू 3 की बात करूँ तो यहाँ 3 स्टार हैं, यहाँ 3 स्टार हैं। तो मैं कह सकती हूँ मुझे कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, i के बराबर, यानी 3 के बराबर। यहाँ मेरा लाइन नंबर 4 है,
मतलब i इज इक्वल टू 4, तो यहाँ भी 4 स्टार हैं, यहाँ भी 4 स्टार हैं, तो यहाँ मुझे जो स्टार्स प्रिंट करवाने हैं दैट इज इक्वल टू i, मतलब इज इक्वल टू 4। तो मेरे लिए ये क्लियर हो गया कि मुझे पहले i स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, फिर लास्ट में भी मुझे i स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। अब मुझे सोचना है बीच में स्पेसेस कितनी प्रिंट करवानी है। मतलब हर लाइन के लिए मुझे पता ही है फर्स्ट हाफ में मुझे n तक लाइन चलानी है, हर लाइन के अंदर पहले i स्टार्स प्रिंट करूंगी, फिर कुछ स्पेसेस प्रिंट करूंगी, फिर दोबारा से i स्टार प्रिंट करूंगी। अब फिगर आउट करना है ये स्पेसेस कितनी प्रिंट करनी है मुझे। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा सोच लेते हैं अपने लाइन नंबर को देखकर। अगर मैं i इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो यहाँ पर कितनी स्पेसेस हैं, एक खाली स्पेस, दूसरी खाली स्पेस, ये खाली स्पेस डायरेक्टली नीचे वाले स्टार के साथ अलाइन होती है, तीसरी खाली स्पेस, चौथी खाली स्पेस, पांचवी एंड 6। तो मेरे पास जो स्पेसेस हैं दैट इज इक्वल टू 6। अब यहीं पर अगर मैं लाइन नंबर 2 की बात करूं, मतलब i इज इक्वल टू 2 के लिए कितनी खाली स्पेसेस हैं, 1 2 3 एंड 4। तो स्पेस इज इक्वल टू 4। लाइन नंबर अगर 3 की मैं बात करूं, i इज इक्वल टू 3 के लिए, तो मेरे पास कितनी खाली स्पेसेस मुझे प्रिंट करवानी है, 1 एंड 2। i इज इक्वल टू 4 के लिए मुझे कितनी खाली स्पेसेस प्रिंट करवानी है, 0 खाली स्पेसेस। तो यहां से हल्का हल्का मुझे ये पता चल रहा है कि जो भी मेरे टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस का नंबर होगा वो हमेशा एक इवन नंबर जरूर होगा। यानी 0 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि मुझे 3 स्पेस प्रिंट करवानी है, मुझे 5 स्पेस प्रिंट करवानी है, क्योंकि हर i के लिए मेरा जो स्पेसेस का नंबर है वो हमेशा एक इवन नंबर आ रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर मैं सोचूं तो अगर मेरी n की वैल्यू 4 की जगह 5 होती तो मेरे लिए हो सकता था स्पेसेस का नंबर बढ़कर पहली लाइन में 8 हो जाता, अगर 6 होती तो ये नंबर बढ़कर 10 हो जाता। तो हमेशा जो स्पेसेस हैं वो इवन मुझे दिख रही हैं। 4 लाइनों से मैं पैटर्न थोड़ा थोड़ा पहचान सकते हैं, 4 लाइनों से कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब इवन नंबर फॉलो हो रहा है, तो हमेशा इवन नंबर ही फॉलो हो रहा होगा। तो इवन नंबर्स को तो हमेशा हम 2 के मल्टीपल में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यानी इसको मैं कह सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, इसको कह सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको कह सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको कह सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब मुझे हमेशा पता है हर बार 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, पर ये नंबर किसके बराबर है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3 को क्या मैं कह सकती हूँ n माइनस आई, जहाँ पर n है 4, i है 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इस 2 को क्या मैं कह सकती हूँ, दिस इज n माइनस आई, n इज 4, i इज 2, 4 माइनस 2 इज 2। इस 1 को क्या मैं कह सकती हूँ, दिस इज n माइनस आई, मतलब 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। इस 0 को क्या मैं कह सकती हूँ, दिस इज n माइनस आई, यानी 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरे जो स्पेसेस हैं फर्स्ट हाफ के अंदर दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय हर बार n माइनस आई, जिस भी i पर मैं हूँ उतने ही मुझे स्पेसेस प्रिंट करवाने, यानी 2 इंटू n माइनस आई के बराबर। तो यहाँ मैंने ये भी फिगर आउट किया कि मेरे स्टार्स तो i के इक्वल हैं और स्पेसेस मेरे n माइनस आई के इक्वल है। ये n माइनस आई कैसे फिगर आउट किया, क्योंकि हर बार जैसे जैसे मेरा रो नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे जो ये स्पेसेस वाला नंबर है, 3 था पहले 1 के लिए, फिर 2 बढ़ा तो ये 3 कम होके 2 हो गया। ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू कम हो रही है, तो जहाँ वैल्यू कम होती है वहाँ हम सिंपली क्या करते हैं, n में से i को घटाकर देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या मैच हो रहा है, पैटर्न नहीं हो रहा तो +1 +2 -1 -2 इस तरीके से बैलेंस आउट करते हैं। तो ये n माइनस आई पे मेरा बैलेंस बन गया। अब मुझे पता चल गया कि मेरा जो फर्स्ट हाफ है उसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या लॉजिक फॉलो करना है। उसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये लॉजिक फॉलो करना है कि मेरा आउटर लूप i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जाएगा, फिर मेरी हर एक लाइन के अंदर मैं i स्टार्स प्रिंट करूंगी, n माइनस आई स्पेसेस प्रिंट करूंगी, दोबारा i स्टार्स प्रिंट करूंगी। सेकेंड लाइन के अंदर मैं i स्टार्स प्रिंट करूंगी, n माइनस आई स्पेसेस प्रिंट करूंगी, दोबारा i स्टार्स प्रिंट करूंगी। थर्ड लाइन के अंदर मैं i स्टार्स प्रिंट करूंगी, n माइनस आई स्पेसेस प्रिंट करूंगी, दोबारा i स्टार्स प्रिंट करूंगी। तो इस तरीके का मेरा लॉजिक रहने वाला है। तो ये तो बात कर ली मैंने फर्स्ट हाफ की। अब बात करते हैं एक बार सेकेंड हाफ के बारे में। सेकेंड हाफ के अंदर अब मुझे पता है लॉजिक तो पूरा का पूरा यही रहेगा, मतलब ऊपर जैसे आउटर लूप 1 से लेकर n तक शुरू होना था। किसी भी कोड को अगर ऊपर से नीचे मिरर इमेज मुझे बनाना है तो सिंपली क्या कर देना है, आउटर लूप को 1 से लेकर n की बजाय उसको n से लेकर 1 तक हम चला दें। यानी इस बार जो मेरा आउटर लूप होगा वो चलेगा फॉर इंट i इक्वल्स n,
i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, पहले 1 से लेकर n तक बढ़ता जाता था, इस बार n से लेकर 1 तक घटता जाएगा। तो n से लेकर 1 तक घटता जाएगा और इनर लूप का जो हम लॉजिक है वो सेम रखेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर इसी चीज को मैं उल्टा इमेजिन कर लूं कि पहले जी मुझे आखिरी रो प्रिंट करवानी थी, तो अंदर वाला लॉजिक अगर सेम हो तो आखिरी रो में तो सेम ही वैल्यूज प्रिंट होंगी, फिर चाहे आप उसको ऊपर लिख लो, फिर चाहे आप उसको फर्स्ट हाफ में लिख लो, फिर चाहे आप उसको सेकेंड हाफ में लिख लो। अगर मुझे इस लाइन को प्रिंट करवाना है तो मैं अगर i की वैल्यू सेट कर दूं तो अंदर वाला लॉजिक तो मुझे वैसे ही रखना है। तो मुझे क्या करना है, एक तरीके से पहले मैं इस लाइन को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, बस इसको मुझे यहाँ प्रिंट करवाना है। फिर मैं इस लाइन को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, बस मुझे इसको यहाँ प्रिंट करवाना है। फिर मैं इस लाइन को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, बस मुझे इसको यहाँ प्रिंट करवाना है। फिर मैं अपनी फर्स्ट लाइन को ही प्रिंट करवाना चाहती हूँ, बस मुझे उसको आखिरी में प्रिंट करना है। तो प्रिंट मुझे मटेरियल तो सेम ही प्रिंट करवाना है, जहाँ पर मटेरियल चीज सामान सेम ही प्रिंट करवाना होता है, मतलब अंदर वाला लॉजिक सेम ही रखना है। वहाँ पे क्या करना है, इनर लूप को तो हम सेम ही रखेंगे, बस बाहर वाली चीजें पहले जो पहले प्रिंट हो रहा था वो बाद में प्रिंट होगा, पहले जो बाद में प्रिंट हो रहा था फर्स्ट हाफ में वो सेकेंड हाफ में पहले प्रिंट होगा। तो उसके लिए क्या करना है, बस आउटर लूप को फ्लिप कर देना है। फर्स्ट हाफ में आउटर लूप असेंडिंग था तो सेकेंड हाफ में अब आउटर लूप डिसेंडिंग हो जाएगा। तो ये रहा मेरा फर्स्ट हाफ, ये रहा मेरा सेकेंड हाफ। अब इसका हम कोड लिखकर देख लेते हैं एक बार। कोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना फंक्शन बनाऊंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, नाम अपने फंक्शन को दे रही हूं मैं बटरफ्लाई। यहां पर मैं लिखूंगी इंट n, यानी कितनी लाइंस होनी चाहिए मेरे बटरफ्लाई के अंदर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपने फर्स्ट हाफ को प्रिंट करवाना है। फर्स्ट हाफ के अंदर मैं आउटर लूप लिखूंगी। आउटर लूप क्या करेगा, इंट i इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, i लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा, i को कर देंगे प्लस प्लस। उसके बाद पहले मुझे कुछ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, उसके बाद मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है, उसके बाद दोबारा से मुझे कुछ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। पहले कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, i स्टार्स। स्पेसेस कितनी प्रिंट करवानी है, 2 इंटू n माइनस i के बराबर। दोबारा कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, i के बराबर। इतना लॉजिक हमने फिगर आउट कर लिया था। अब स्टार्स कैसे प्रिंट करवाऊं, मैं एक इनर लूप लगा लूंगी जो शुरू होगा j इज इक्वल टू 1 से, जो जाएगा j इज इक्वल टू i तक, हर बार कर दूंगी j को प्लस प्लस। और मैं क्या करूंगी, अब मैं प्रिंट करवा लूंगी अपने स्टार्स को। मैंने प्रिंट करवाया स्टार को, उसी तरीके से अब स्पेसेस प्रिंट करवा लूंगी, एक लूप लगा लूंगी, j इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, j लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस i तक जाएगा, हर बार कर देंगे j को प्लस प्लस। इस लूप के अंदर हर बार क्या प्रिंट करवाना है, हर बार प्रिंट करवाना है मुझे एक स्पेस को। फिर अपने लास्ट स्टार्स का सेट, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस। यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर मैं हर बार प्रिंट करवाने वाली हूँ अपने स्टार को। तो मैंने पहले कुछ स्टार्स प्रिंट करवाए, उसके बाद मैंने कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाई, उसके बाद दोबारा से मैंने कुछ स्टार्स प्रिंट करवाए। तो यहाँ पे मेरा पूरा फर्स्ट हाफ प्रिंट हो जाएगा। अब सेम चीज मुझे सेकंड हाफ के अंदर करनी है। तो सेकंड हाफ के अंदर मुझे पता है कि ऊपर वाली अगर मिरर इमेज नीचे चाहिए तो सिंपली क्या करना है, ये 1 से लेकर i तक n तक जा रहा था तो अब मुझे n से लेकर 1 तक भेजना है। मैं क्या करूंगी, फॉर इंट i इक्वल्स n, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1i माइनस माइनस। पहले n होगा, फिर n माइनस 1 होगा, n माइनस 2 होगा, ऐसे ही घटते घटते फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। कहाँ तक घटता रहेगा, जब तक 1 होकर वो 0 नहीं हो जाता तब तक उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। क्योंकि मुझे सेम चीजें ही प्रिंट करवानी है अंदर, तो सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ, इस पूरे के पूरे कोड को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकती हूँ। सेम ही काम करवाना है तो सेम ही कोड चाहिए, तो उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और मैंने इसको कर दिया सेव। ये हो गया मेरे फर्स्ट हाफ का कोड और यहाँ पर हो गया ये मेरे सेकेंड हाफ का कोड। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर जाकर कॉल करूंगी बटरफ्लाई को, जिसमें पास कर दूंगी 4। अब क्या करने वाले हैं, अपने कोड को हम करेंगे रन। तो मेरा कोड कुछ ऐसा प्रिंट हुआ। अब ये गलती क्यों हुई, ये गलती इसलिए हुई क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन प्रिंट नहीं की। तो नेक्स्ट लाइन मुझे प्रिंट करनी पड़ेगी, मतलब इतना कोड मैंने अगर प्रिंट कर लिया तो उसके बाद मुझे चाहिए एक नेक्स्ट लाइन, और इतना पार्ट अगर मैंने प्रिंट कर लिया तो उसके बाद मुझे चाहिए एक नेक्स्ट लाइन। इसको कर लेते हैं क्लियर, दोबारा से करते हैं रन।
तो मेरे लिए बटरफ्लाई पैटर्न पूरा का पूरा प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर n की वैल्यू मुझे सिर्फ एक ही जगह बढ़ानी है क्योंकि मैं फंक्शंस लिख रही हूँ। n की वैल्यू अगर मैं 5 दे देती, इस फंक्शन के पास क्या आता, n की वैल्यू आ जाती यहाँ पर 5 के इक्वल। तो मेरा जो बटरफ्लाई पैटर्न है हल्का सा बड़ा हो गया, ये 5 ब्लॉक्स आ गए हैं, इसके अंदर लाइंस 10 हो जाएंगी और आप देखें तो पूरा सुंदर सा पैटर्न प्रिंट हो गया है। इस पैटर्न के सवाल को करने में, मतलब बटरफ्लाई पैटर्न को प्रिंट करने में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि मिरर इमेज चाहिए तो किस तरीके से इन्वर्ट करना है, ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि एक लाइन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो कैसे लॉजिकली उसको ब्रेक डाउन करना है कि पहले क्या प्रिंट हो रहा है, उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है। तो बटरफ्लाई पैटर्न के बाद शायद ही कोई पैटर्न ऐसा होगा जो हमें डिफिकल्ट लगे, इसके बाद सारे पैटर्न आसान लगेंगे। इनफैक्ट इसके बाद आप पुराने वाले पैटर्न्स जाकर देखेंगे तो वो तो ऐसा लगेगा बच्चों वाले हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। पर इसको अगर हमें थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग में लैकिंग लग रही है, थोड़ा सा भी हमें लग रहा है लॉजिक क्लियर नहीं हुआ, तो एक बार क्या करना है, ड्राई रन करना है। ड्राई रन में मुझे 2 ही वेरिएबल्स ट्रैक करने हैं, एक आई को ट्रैक करना है और एक मुझे ट्रैक करना है अपने वेरिएबल जे को। नेक्स्ट पैटर्न जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, इसका नाम है सॉलिड रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता था, मैथ के अंदर रोम्बस हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था। तो ये रेक्टेंगल की तरह है, बस टिल्ट हो गया है, तो टेढ़े रेक्टेंगल को मैं रोम्बस कह देती हूँ। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो टिल्टेड मुझे मिल गया है, इसको मुझे प्रिंट करवाना है। तो टिल्टेड स्ट्रक्चर को देखकर बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ये शेप्स हैं क्या। पैटर्न्स कोडिंग के अंदर शेप्स नहीं होती, पैटर्न कोडिंग के अंदर नंबर्स होते हैं। ये स्टार भी आपको दिख रहा है, ये लॉजिकली नंबर्स से बना हुआ है। कैसे नंबर से बना हुआ है, मतलब इसका अपना एक फॉर्मेशन डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो ये है कि कौन सी ये लाइन के अंदर आता है और कौन से ये नंबर पर आता है, मतलब कौन से कॉलम पर आता है। तो जो जावा के पैटर्न्स होते हैं वो शेप्स नहीं होती, वो बेसिकली लॉजिक होता है, उनके अंदर बहुत सारा रैशनल थिंकिंग होती है। अब सबसे पहले पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए मैं देख लेती हूँ मेरा आउटर लूप में मुझे क्या लिखना है। अगर मुझे दिया हुआ है n = 5, तो मुझे क्या करना है, आउटर लूप में मुझे पता है कितनी लाइंस मुझे प्रिंट करवानी है, n लाइंस प्रिंट करवानी है, यानी 5 लाइंस प्रिंट करवानी है। तो मेरा आउटर लूप का कोड तो हमेशा सिमिलर सा ही रहता है, यानी i = 1 से लेकर i = 5 तक जाएगा और हर बार मैं कर दूंगी i को ++। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे अब देखना है कि हर लाइन में मैं प्रिंट क्या करूँ, क्या प्रिंट करना है मुझे। अगर मैं इस फर्स्ट लाइन को एनालाइज करूँ, पहले तो इस पैटर्न को मैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हल्का सा लिख लेती हूँ ताकि हम विजुअलाइज कर पाएँ कि पैटर्न के अंदर चल क्या रहा है। तो हमें ये तो पता है कि अगर मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको विजुअलाइज कर लिया तो ये आखिरी वाले डब्बे तो मुझे हमेशा इग्नोर ही करने होते। क्यों? क्योंकि चाहे खाली स्पेस प्रिंट करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाऊँ या मैं डायरेक्टली यहाँ से नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाऊँ, मेरे कोड में मुझे चीज़ें वैसी ही दिखाई देंगी। ये खाली स्पेसेस बाद वाली खाली स्पेसेस तो तब दिखेगी जब मैं इसके बाद ABCD कुछ प्रिंट करवाऊँ या स्टार प्रिंट करवाऊँ। अगर मैंने लास्ट में कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया तो ये पूरा ही खाली स्पेस है, तो इनको तो मुझे इग्नोर करना है। मुझे सिर्फ देखना है कि एक लाइन के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से मैं देख पा रही हूँ एक लाइन के अंदर पहले तो कुछ स्पेसेस प्रिंट होती हैं, उसके बाद कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। इस लाइन के अंदर भी पहले कुछ स्पेसेस हैं फिर कुछ स्टार्स हैं, इस लाइन के अंदर भी पहले कुछ स्पेसेस हैं फिर कुछ स्टार्स हैं। इनको हम कह सकते हैं कि पहले कुछ स्पेसेस हैं फिर कुछ स्टार्स हैं फिर कुछ स्पेसेस हैं, पर इन स्पेसेस को हम लास्ट वाली स्पेसेस को इग्नोर कर रहे हैं। इस लाइन के अंदर भी पहले कुछ स्पेसेस हैं फिर कुछ स्टार्स हैं, इसके अंदर भी पहले कुछ स्पेस है ऑल्दो वो स्पेस 0 है, एंड फिर हमारे पास हैं कुछ स्टार्स। तो मैं कह सकती हूँ हर एक जो लाइन है या हर एक जो आई है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि कितनी मैं स्पेसेस प्रिंट करवाऊं, उसके बाद कितने मैं स्टार्स प्रिंट करवाऊं। यानी पहले एक स्पेसेस का इनर लूप आएगा फिर एक स्टार्स का इनर लूप आएगा, और कितनी स्पेसेस कितने स्टार्स मुझे प्रिंट करवाने हैं। अब एक बार देखते हैं कि i = 1 के लिए मेरे पास स्पेसेस कितनी है। मेरे पास स्पेसेस हैं 1 2 3 एंड 4 के इक्वल, और मेरे पास स्टार्स कितने हैं, मेरे पास स्टार्स हैं 1 2 3 4 5 के इक्वल। अगर मैं i = 2 के लिए बात करूं तो मेरे पास स्पेसेस कितनी है, मेरे पास स्पेसेस हैं 3, मेरे पास स्टार्स कितने हैं, मेरे पास स्टार्स हैं 5। i = 3 के लिए मेरे पास स्पेसेस हैं 2 एंड स्टार्स हैं 5। i = 4 के लिए मेरे पास स्पेसेस हैं 1 एंड स्टार्स हैं 5। i = 5 के लिए मेरे पास स्पेसेस है 0 और मेरे पास स्टार्स कितने हैं, मेरे पास स्टार्स हैं 5। तो एक चीज़ तो बहुत ही आसान कि
चाहे आई की वैल्यू कुछ भी हो, स्टार्स मेरे उतने ही रहेंगे, यानी इक्वल टू 5, यानी इक्वल टू n। तो यहाँ से मैंने एक लॉजिक पता किया कि यहाँ पर जो मुझे स्पेसेस एंड स्टार्स का कॉम्बिनेशन देखना था, इसके अंदर मेरे जो स्टार्स हैं दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू n। तो मेरा स्टार्स वाला जो लूप होगा वो जाएगा j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू n तक। अब मुझे स्पेसेस वाले लूप की बात करनी है। स्पेसेस के लिए मुझे दिख रहा है कि आई की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो स्पेसेस मेरी कम होती जा रही हैं। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारे सवालों से सीखा है कि इसका मतलब है कि n माइनस आई का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। अब मैं देख लेती हूँ, यहाँ पर आई की वैल्यू अगर 1 है तो n माइनस आई की वैल्यू क्या होगी, n माइनस आई की वैल्यू होगी 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आई की वैल्यू अगर 2 है तो n माइनस आई की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर i इज इक्वल टू 3 है तो n माइनस आई की वैल्यू इज 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर i इज इक्वल टू 4 है तो n माइनस आई इज 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर i इज इक्वल टू 5 है तो n माइनस आई इज 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो स्पेसेस हैं दैट वैल्यू इज इक्वल टू n माइनस आई। तो मेरा जो इनर लूप है स्पेसेस वाला वो चलेगा j इज इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस आई तक। बहुत ही सिंपल। मुझे क्या करना है, एक आउटर लूप चलाना है। आउटर लूप चलेगा मेरा n टाइम्स, यानी जितनी मुझे लाइन प्रिंट करवानी है। अब एक सिंगल लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, पहले स्पेसेस फिर स्टार्स। कितनी स्पेसेस प्रिंट हुई, n माइनस आई स्पेसेस, जिसके लिए ये इनर लूप लगेगा। कितने स्टार्स प्रिंट हुए, 5 स्टार्स प्रिंट हुए, यानी n स्टार्स, जिसके लिए ये लूप लगेगा। दोनों को प्रिंट करवाने के बाद मैं फिर दे दूंगी एक बार नेक्स्ट लाइन, फिर दोबारा से स्पेसेस प्लस स्टार्स, फिर दोबारा से नेक्स्ट लाइन, स्पेसेस प्लस स्टार्स, फिर दोबारा से नेक्स्ट लाइन। इस तरीके से फाइनल जो मेरा शेप प्रिंट होगा वो होगा एक रोम्बस मेड अप ऑफ स्टार्स। इसके लिए कोड भी लिख लेते हैं। कोड के अंदर सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सॉलिड रोम्बस। सॉलिड क्यों कहा इसको, क्योंकि इसके अंदर कोई हॉलो स्पेसेस नहीं है, हर जगह जो है वो स्टार से भरी हुई है, इसलिए इसको सॉलिड रोम्बस कहा है मैंने। कोई फिक्स्ड पैटर्न का नाम नहीं है, ये मैंने ही इसको सॉलिड रोम्बस कह दिया है। इसके अंदर पास कर रहे होंगे हम अपने टोटल नंबर ऑफ लाइंस एज पैरामीटर विच इज इंटीजर n। तो सॉलिड रोम्बस को कैसे प्रिंट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपना आउटर लूप इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। उसके बाद लिखेंगे अपनी स्पेसेस कि एक लाइन के अंदर पहले कितनी स्पेसेस आनी चाहिए। स्पेसेस हमारी आनी चाहिए फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई j प्लस प्लस। तो यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगी अपनी स्पेसेस को। उसके बाद आएंगे मेरे स्टार्स। स्टार्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे, फॉर इंट j इक्वल्स 1, j लेस देन इक्वल्स i j प्लस प्लस। तो जितनी, इनफैक्ट i नहीं, यहाँ पर n आएगा, मतलब हर बार n के इक्वल मेरे स्टार्स प्रिंट हो रहे होंगे। तो हर बार मैं प्रिंट करवा दूंगी कुछ स्टार्स को, एंड जैसे ही स्पेसेस प्लस स्टार्स का कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगी नेक्स्ट लाइन। तो इस पूरे कोड से मेरा सॉलिड रोम्बस जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको भी कॉल लगाते हैं अपने मेन फंक्शन से। मैं कॉल लगाऊंगी सॉलिड रोम्बस को, यहाँ पर मैं पास कर रही हूँ 5 एज माई n। इसको करेंगे अब रन। तो ये मेरे लिए प्रिंट हो गया मेरा पूरा का पूरा सॉलिड रोम्बस। यहाँ मैं इस रोम्बस को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकती हूँ, यानी इसको अगर मैं 7 दे दूँ तो ये हल्का सा बड़ा प्रिंट हो जाएगा। n को अगर मैंने 7 बना दिया, ये और भी थोड़ा सा इसका बड़ा वर्जन। इसको हम ड्राई रन करके भी देख सकते हैं कि ये कोड काम कैसे करेगा। इसके अंदर मुझे ट्रैक किस किस वेरिएबल को करना है, ट्रैक करना है i को, उसके बाद ट्रैक करना है मुझे इनर लूप्स के अंदर अपने j को। नेक्स्ट पैटर्न जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं इसका नाम है हॉलो रोम्बस, यानी इससे पहले हमने सॉलिड रोम्बस को सॉल्व किया था। इस बार क्या है, रोम्बस की सिर्फ बाउंड्री मुझे प्रिंट करनी है। अंदर से ये रोम्बस हॉलो है यानी खाली है, इसीलिए इस पैटर्न को मैंने नाम दिया है हॉलो रोम्बस। इसके अंदर भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि चीज़ें क्या करनी है। सबसे पहले तो आउटर लूप मुझे पता ही है, अगर मुझे n इज इक्वल टू 5 दिया है तो उसमें आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक। क्यों, क्योंकि मुझे 5 लाइनों को प्रिंट करना है। अब दूसरा मेरा मेजर सवाल ये आता है कि हर लाइन में क्या प्रिंट होने वाला है। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने हॉलो रोम्बस को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुअलाइज करूंगी। मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुअलाइज करने के बाद मुझे एक छोटी सी चीज सोचनी है कि क्या
मेरा जो एक हॉलो रेक्टेंगल मैंने शुरुआत में प्रिंट किया था, उसी को अगर मैं टिल्टेड कर दूं तो वो एक हॉलो रोम्बस बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ये अगर मैं देख लूं कि मेरे रोम्बस के लिए बाउंड्री के सेल क्या क्या होंगे, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, जहां पर बाउंड्री सेल आता था हॉलो रेक्टेंगल के अंदर, हम क्या देखते थे कि जहां पर बाउंड्री आ जाती है मेरे रेक्टेंगल की, वहां तो मैं स्टार प्रिंट करवा दूं और बाकी जगह मैं खाली स्पेस प्रिंट करवा दूं। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, ये देख लूंगी कि कहां पर मेरे स्टार की बाउंड्री आ जाती है। तो मैं सिंपली ये देख लूंगी कि कहां पर मेरे रोम्बस की बाउंड्री आ जाती है। जहां पर मेरे रोम्बस की बाउंड्री आ जाएगी वहां मैं प्रिंट करवा दूंगी स्टार को, जहां पर रोम्बस की बाउंड्री नहीं होगी वहां मैं प्रिंट करवा दूंगी स्पेसेस को। तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रहेगा कि सबसे पहले तो मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है। एक सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक सिंगल लाइन के अंदर मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है, फिर मुझे बाउंड्री रेक्टेंगल प्रिंट करवाना है एक तरीके से। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं कुछ स्पेसेस प्रिंट करवा रही थी सॉलिड रोम्बस के अंदर, उसके बाद मैं 5 स्टार्स प्रिंट करवाती थी, फिर मैं कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाती थी, फिर मैं 5 स्टार प्रिंट करवाती थी, फिर मैं कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाती थी, फिर मैं 5 स्टार प्रिंट करवाती थी। इस बार 5 स्टार डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवाने, इस बार हमें हॉलो रेक्टेंगल वाला कोड लिख देना है। यहां पर बाउंड्री पर स्टार्स प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले तो स्पेसेस प्रिंट करवाऊंगी। कितने स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं हर बार? मेरे जो स्पेसेस में प्रिंट करवाती थी वो होते थे n-i के इक्वल, और बाउंड्री रेक्टेंगल का कोड फिर मैं लिख दूंगी, यानी अपने हॉलो रेक्टेंगल में जो मुझे जो कोड लिखना होता था फिर मैं उस कोड को लिख दूंगी, बिकॉज दिस रोम्बस इज नथिंग बट अ टिल्टेड रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल था, अगर स्पेसेस प्रिंट करवाने के बाद मैं उस रेक्टेंगल को प्रिंट करवाने का कोड लिख दूं तो सिंपली मेरे पास एक टिल्टेड हॉलो रोम्बस आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसके लिए एक बार कोड लिखकर समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपना एक फंक्शन बनाऊंगी। फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड हॉलो रोम्बस। हॉलो रोम्बस के अंदर सबसे पहले तो मैं अपना इंटीजर n पास करूंगी। मुझे क्या करना है, सबसे पहले सॉलिड रोम्बस के अंदर मैंने क्या किया था, कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाए थे। तो लाइंस के लिए इंट i इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक i प्लस प्लस, सबसे पहले मैं वही स्पेसेस प्रिंट करवाऊंगी। सॉलिड रोम्बस के लिए मैंने कितने स्पेसेस प्रिंट करवाए थे, i से लेकर n-i तक। तो ये सेम कोड मुझे यहाँ पर लिखना है, फॉर इंट j इक्वल्स 1 j लेस देन इक्वल टू n-i j प्लस प्लस। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी अपने स्पेसेस को। उसके बाद मुझे क्या करवाना है, उसके बाद मुझे सिंपली अपना हॉलो रेक्टेंगल वाला कोड हल्का सा मॉडिफाई करके एक हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट करवाना है। और क्योंकि हॉलो रेक्टेंगल से पहले मैंने स्पेसेस दे दिए हैं अलग अलग, तो हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट नहीं होगा, वो जो फाइनल स्ट्रक्चर निकल कर आएगा वो एक रोम्बस का आएगा। है क्या, ये शेप्स नहीं है, ये याद रखना है। दिस इज मैथ। मैथ में हम शेप कैसे फॉर्म हो रही है उस पर ध्यान नहीं देंगे, फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले n-i स्पेसेस प्रिंट करवाओ, उसके बाद फॉर्मूला कहता है हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट करवाओ। तो फॉर्मूले को फॉलो करना है। हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट करवाने वाला कोड भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक बार उस कोड को क्या करेंगे, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां पर करेंगे पेस्ट। हॉलो रेक्टेंगल के अंदर अगर मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं तो मैं कैसे शुरुआत करूंगी, मैं शुरुआत करूंगी j इज इक्वल टू 1 के साथ, j इज लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस। मतलब मैं आगे n कॉलम्स तक जाकर एनालाइज करूंगी। अब यहां पर चेक कर लेंगे हम अपनी बाउंड्री कंडीशन को। बाउंड्री कंडीशन कहती है कि अगर मैं फर्स्ट लाइन पर हूं, यानी अगर मैं सबसे ऊपर वाली रो पर हूं या मैं सबसे नीचे वाली रो के ऊपर हूं, i इक्वल टू 1 है या i इक्वल टू n है। उसके अलावा अगर मैं कॉलम्स वाली बाउंड्री पर हूं, कॉलम्स के अंदर भी अगर मेरी j की वैल्यू इक्वल टू 1 है या मेरे j की वैल्यू इक्वल टू n है, मुझे क्या करना है, मुझे उन केसेस में प्रिंट करना है एक स्टार को, और बाकी केसेस के अंदर मुझे प्रिंट करना है एक एम्प्टी स्पेस को। इसको हल्का सा एनालाइज करते हैं। यहां पर पता तो है ही मुझे कि स्पेसेस कितनी देनी है, तो फर्स्ट लाइन में मैंने ज्यादा स्पेसेस दे दी, फिर नेक्स्ट लाइन में कम 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 कम। तो इस तरीके से जितनी भी मेरी वैल्यूज प्रिंट होगी आगे वाली, वो टिल्टेड स्ट्रक्चर में प्रिंट होंगी। उसके बाद हॉलो रेक्टेंगल से मैंने इंस्पिरेशन ली कि स्टार्स किस तरीके से प्रिंट करवाने हैं। फिर मैंने कॉलम के लिए एक लूप रन किया। बाउंड्री कंडीशन इस बार कैसे चेक होगी, i इज इक्वल टू 1 i इज इक्वल टू n। मुझे समझ में आता है कि या तो सबसे ऊपर वाली लेयर की मैं बात कर रही हूँ, i इज इक्वल टू
टू 1 कब होगा? जब मैं इस लाइन के अंदर हूँ। i इज इक्वल टू n कब होगा? जब मैं इस लाइन के अंदर हूँ। अब j इज इक्वल टू 1 कब होगा? j इज इक्वल टू 1 कायदे से अगर ये सीधा स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पर होना चाहिए था, पर क्योंकि मैंने पहले ही स्पेसेस प्रिंट करवा दिए हैं तो मेरी जो लाइन है वो ड्राई रन में मुझे पता चलेगा कि टेढ़ी हो गई है। तो हर बार जो मेरा स्टार लाई करेगा इन वैल्यूज़ के ऊपर मेरा j इज इक्वल टू 1 होगा और इन वैल्यूज़ के ऊपर मेरा j इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो इतना पार्ट मैंने लिख लिया है। इसको मैं करने वाली हूँ अपने मेन फंक्शन से कॉल, हॉलो रोम्बस, जिसके अंदर पास करूँगी n को एज 5। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं रन। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ गलत हुई कि हमने प्रिंट ln नहीं लिखा, मतलब पूरा सब कुछ हमने प्रिंट करवा लिया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी? उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगी अपनी नेक्स्ट लाइन। इसको करते हैं रन। तो ये प्रिंट हो गया मेरे लिए मेरा हॉलो रोम्बस। अब इस हॉलो रोम्बस के अंदर अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो मैं n को अब 7 पास कर सकती हूँ। तो उसके बाद ये जो हॉलो रोम्बस है हल्का सा बड़ा होकर हमें प्रिंट होकर मिलेगा। तो ये हल्का सा बड़ा लग रहा है साइज में, ये हल्का सा छोटा लग रहा है साइज में। तो इस तरीके से हॉलो रोम्बस को हम प्रिंट करवाते हैं। एंड बाकी क्वेश्चंस के लिए तो कंपलसरी नहीं है। 2 क्वेश्चंस के लिए मैं कहूँगी बटरफ्लाई पैटर्न में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है, पर हो सके तो वहाँ पर ड्राई रन करके देखिए कोड, प्लस हॉलो रोम्बस वाला कोड जो है वो मैं कहूँगी आपके लिए कंपलसरी है इसको ड्राई रन करना। इसको ड्राई रन करेंगे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्यों हमारे जो स्टार्स हैं वो हॉलो रेक्टेंगल वाला कोड ही यहाँ पर रन कर गया, कैसे स्पेसेस ने उस कोड को आगे की तरफ पुश कर दिया। वो वाली चीज़ ड्राई रन से बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हमें ड्राई रन ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट जिस पैटर्न की हम बात करेंगे इसका नाम है डायमंड पैटर्न। तो ये डायमंड शेप का दिख रहा होगा एंड इसको हम बिल्कुल सिमिलर सी अप्रोच से सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने अपने बटरफ्लाई पैटर्न के अंदर रखा था। सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे कि ये मिरर इमेज ही है, मतलब यहाँ हल्का सा टेढ़ा लग रहा होगा पर एक्चुअली ये वाला स्टार इस स्टार के बिल्कुल नीचे है, ये इसके बिल्कुल नीचे, ये इसके बिल्कुल नीचे, ये इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। तो ये बिल्कुल एक के नीचे एक स्टार्स हैं। मैंने स्लाइड्स जब बनाई थी तो एग्जैक्टली मैंने एलिमेंट्स को प्लेस नहीं कर पाई, थोड़े से कंस्ट्रेंट थे उस सॉफ्टवेयर में, पर मुझे पता चल गया कि नीचे वाला पैटर्न ऊपर वाले पैटर्न का बिल्कुल कॉपी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फर्स्ट हाफ पे फोकस करेंगे, उसके बाद अपने सेकंड हाफ को ऑटोमेटिकली लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, बस आउटर लूप को मुझे उल्टा कर देना है, आउटर लूप उल्टा कर देना है, इनर लूप का लॉजिक सेम रखना है। तो उससे क्या होगा, ऊपर जो चीज़ें प्रिंट हुई हैं वो वैसी की वैसी मिरर इमेज में नीचे भी प्रिंट हो जाएंगी। तो इतनी सी छोटी सी चीज़ मुझे याद रखनी है। फर्स्ट हाफ के लिए सबसे पहले एनालाइज करते हैं। यहाँ जो मुझे n दिया है दैट इज इक्वल टू 4, तो वो दिख भी रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि ऊपर है 4 लाइनें प्रिंटेड, नीचे भी हैं 4 लाइनें प्रिंटेड। तो n इज इक्वल टू 4 अगर मैं फर्स्ट हाफ के लिए एनालाइज करूँ तो सबसे पहले तो मुझे पता चल जाएगा कि आउटर लूप क्या रखना है। आउटर लूप में मुझे 1 से लेकर n तक जाना है, तो मैं लिखूंगी फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, क्योंकि 1 से लेकर n तक मुझे सारे के सारे लाइंस तक जाना है। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट लाइन पे आऊँगी, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन। अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे करनी है, फिगर आउट करना है कि हर लाइन के अंदर क्या मैं प्रिंट करवा रही हूँगी, व्हाट टू प्रिंट। अगर मैं फर्स्ट लाइन को ब्रेक डाउन करूँ तो मेरी जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर सबसे पहले मेरे पास एक खाली स्पेस है, फिर दूसरी खाली स्पेस है, फिर तीसरी खाली स्पेस है, फिर एक स्टार है, फिर दोबारा से खाली स्पेसेस हैं। पर हमने क्या सीखा है, बाद वाली खाली स्पेसेस को इग्नोर करना होता है। तो बाद वाली यानी इन वाली खाली स्पेसेस को मुझे इग्नोर करना है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि पहले मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है, उसके बाद मुझे कुछ स्टार प्रिंट करने हैं। कितनी स्पेसेस हैं, पहली लाइन में 3 स्पेसेस हैं, 1 स्टार है। इसको मैं टेबल की फॉर्म में लिख लेती हूँ। अगर मेरे पास i की वैल्यू 1 है तो उस केस में पहले मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है, फिर मुझे कुछ स्टार प्रिंट करने हैं। कितनी स्पेसेस प्रिंट करनी है, 3 स्पेसेस प्रिंट करनी है। स्टार्स कितने, 1। अगर मेरे i की वैल्यू 2 है तो पहले मुझे उसमें कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है, 2 स्पेसेस प्रिंट करनी है। और स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 स्टार प्रिंट करने हैं। अगर मेरे i की वैल्यू 3 है तो इस केस में मुझे 1 स्पेस प्रिंट करनी है। स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं, 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं। अगर मेरे i की वैल्यू 4 है तो इस केस में मुझे 0 स्पेसेस प्रिंट करनी है और स्टार्स प्रिंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 के इक्वल।
तो अब यहाँ से हम लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे पता है कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है, फिर मुझे पता है कुछ स्टार्स प्रिंट करने हैं। कितने प्रिंट करने हैं? स्टार्स स्पेसेस की बात करते हैं सबसे पहले। अगर i की वैल्यू 1 है तो स्पेसेस 3 है, i की वैल्यू 2 है, स्पेसेस 2 है, 3 है, 1 है। तो जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ रही है स्पेसेस की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ से हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि जो मेरे स्पेसेस की वैल्यू है वो किसी ना किसी तरह n-i के रिलेशन में होगी। अगर मेरे n की वैल्यू 4 है तो क्या मैं अपने स्पेसेस को n-i लिख दूं? n-i यानी i की वैल्यू अगर 1 है तो n-i विल बी इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। i की वैल्यू 2 है तो n-i विल बी 4 - 2 इक्वल्स टू 2। i की वैल्यू 3 है तो n-i विल बी 4 - 3 इक्वल्स 1। i की वैल्यू 4 है तो n-y विल बी 4 - 4 इक्वल्स 0। तो मुझे पता चल गया कि मेरे स्पेसेस कितने हैं। मुझे n-i के बराबर स्पेसेस प्रिंट करने हैं अपनी एक लाइन के अंदर। अब मुझे फिगर आउट करना है कि मुझे स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं। स्टार्स को प्रिंट करने के लिए मैं ये देख लूँ कि हर बार मुझे कितने इवन स्टार्स प्रिंट करने हैं। अगर मैं 1 पर हूँ तो मुझे 1 स्टार प्रिंट करना है, 2 पर हूँ 3 स्टार प्रिंट करना है, 3 पर हूँ 5 स्टार प्रिंट करना है, 4 पर हूँ 7 स्टार प्रिंट करना है। जो स्टूडेंट्स मैथ में थोड़े से तेज थे स्कूल के अंदर उनने तो फिगर आउट कर लिया होगा कि क्या रिलेशन है, क्योंकि जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा सॉल्व किया होता है ना उनको रिलेशन समझ आ जाता है जल्दी से स्टार्स एंड स्पेसेस का। मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन कर लूँ कि हर बार मुझे ऑड नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करना है। जो एक ऑड नंबर होता है हमेशा एक ऑड नंबर इस फॉर्म का होता है 2x + 1 या 2x - 1। हमेशा एक ऑड नंबर को हम इन्हीं दो फॉर्म्स की हेल्प से लिख सकते हैं। ये मैथ के अंदर होता है, या मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता, मैंने जितने सवालों को सॉल्व किया है मुझे ऐसा लगता है। अब अगर मुझे स्टार्स को लिखना है, ऑड नंबर्स को लिखना है, तो पहले इस वाली फॉर्म को लिख कर देखते हैं। क्या इसके अंदर मेरा x क्या होगा? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ दिस विल बी 2 × i + 1। क्या ये बैठ रहा है यहाँ पर 2 × i + 1? ये नहीं बैठ रहा क्योंकि 2 × 1 + 1 तो मेरा 3 हो जाएगा। पर मैं इसको 2 × i - 1 + 1 लिख सकती हूँ। क्या 2 × i - 1 इज बेसिकली 2 × i - 2 + 1 दिस इज इक्वल टू 2 × i - 1। तो यहाँ से मैंने फिगर आउट कर लिया कि इस वाली फॉर्म से मैंने शुरू तो करा था पर इस पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं होता 2i + 1, इसीलिए मैं 2i - 1 वाले फार्मूले तक पहुँच गई। ये हल्का सा हम रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर हमें समझ नहीं आए। थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज़ है कि दो तरीके से ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप 2i + 1 लिख लीजिए या आप 2i - 1 लिख लीजिए। 2i + 1 में फॉर्मूला हमारा सही नहीं बैठ रहा था, इवेंचुअली 2i - 1 में फॉर्मूला सही बैठेगा। कैसे बैठेगा? अगर मैं इसको लिख दूँ 2 × i - 1 तो ये क्या हो जाएगा? 2i की वैल्यू है 1 के इक्वल -1 दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हो जाएगा 2i की वैल्यू है 2 - 1 दिस इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 2 × 3 - 1 दिस विल बी 6 - 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 - 1 दिस विल बी 8 - 1 इक्वल्स 7। तो यहाँ पर 1 स्टार था, 3 स्टार था, 5 स्टार था, 7 स्टार था। तो यहाँ से मैंने फिगर आउट कर लिया कि मेरे स्टार्स कितने होंगे, यहाँ से मैंने फिगर आउट कर लिया कि मेरी स्पेसेस कितनी होंगी। तो मुझे क्या करना है, अपने इनर लूप में सबसे पहले एक लूप लगाना है, कितनी स्पेसेस मुझे लिखनी है, उसके बाद लूप लगाना है कितने स्टार्स मुझे लिखने हैं। इससे मेरा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ के लिए क्या करना है? सेकेंड हाफ के लिए स्पेसेस एंड स्टार्स वाला कोड तो हम सेम रखेंगे जितना हमने पहले सीखा है, बस आउटर लूप को, पहले आउटर लूप i = 1 से n तक जा रहा था, सेकेंड हाफ के लिए आउटर लूप i = n से लेकर 1 तक जाएगा और हर बार i को हम कर देंगे माइनस। इस डायमंड पैटर्न के लिए एक बार कोड लिख लेते हैं। कोड लिखने के लिए सबसे पहले बनाते हैं फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड डायमंड। यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर n। इंटीजर n को मुझे मेन फंक्शन से क्या पास करना है? इंटीजर n को डायमंड पैटर्न के अंदर मैं पास कर रही होंगी एज 4। तो डायमंड पैटर्न में सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे अपना फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ के लिए क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे फ्रॉम int i = 1 to n i++। सबसे पहले डायमंड में मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है, मुझे n - i स्पेसेस प्रिंट करवानी है। तो फॉर int j = 1 j <= n - i j++। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगी अपनी स्पेसेस को।
उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे अपने स्टार्स को प्रिंट करवाना है। कितने स्टार्स को प्रिंट करवाना है उसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था, इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाइड बाय i माइनस 1 वॉज द फॉर्मूला, 2 इंटू i माइनस 1। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगी, j प्लस प्लस, हर बार मैं प्रिंट करवा दूंगी यहाँ पर अपने स्टार को। तो एक बार मैंने स्पेसेस प्लस स्टार्स का कॉम्बिनेशन प्रिंट करवा दिया, उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगी अपनी नेक्स्ट लाइन। ये हो गया मेरा फर्स्ट हाफ। मेरे सेकंड हाफ का कोड बिल्कुल सेम रहेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। मैं लिखती हूँ सेकंड हाफ और यहाँ मैं लिखती हूँ अपना सेकंड हाफ का कोड। इस कोड में बस एक ही चेंज है कि मेरा आई जो है वो शुरू तो होगा n के साथ और जाएगा 1 तक, और हर बार मैं कर दूंगी i माइनस माइनस। स्पेसेस कितने प्रिंट होंगे या स्टार्स कितने प्रिंट होंगे या नेक्स्ट लाइन कैसे प्रिंट होगी, वो सारा अंदर का लॉजिक सेम रहेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट हाफ प्लस सेकंड हाफ मिलके मेरा एक डायमंड बना देगा। और इस डायमंड में मैंने पास किया है n को एज 4। तो इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। रन करने से क्या हुआ, मेरा डायमंड शेप मेरे लिए प्रिंट हो गया। इनफैक्ट आई कैन इवन प्रिंट अ बिगर डायमंड। अगर मैं इसको 7 पास कर दूं तो मेरे लिए एक और बड़ा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ये था मेरा छोटा डायमंड, ये स्क्रीन पे आ गया मेरे लिए बड़ा डायमंड। इस कोड को चाहे तो हम ड्राई रन कर सकते हैं। वेरिएबल्स कौन से ट्रैक करने पड़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा इसको ड्राई रन करना। इसको हम n इज इक्वल टू 3 के लिए ड्राई रन करेंगे तो हल्का सा आसान लगेगा। n इज इक्वल टू 3 के लिए ड्राई रन कर लेना। 4 के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 के लिए तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मैं कहूँगी उसको। n इज इक्वल टू 3 के लिए इसको ड्राई रन कर सकते हैं। यहाँ ट्रैक करना है अपनी वेरिएबल i को एंड अपने वेरिएबल j को। तो आई होप कि जितने भी पैटर्न के हमने सवाल सीखे हैं इसके अंदर एक तो सबसे पहला हमें लूप्स कैसे हमारे काम करते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग आई होगी। लॉजिकली हमने उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इसके साथ साथ फंक्शंस कैसे काम करते हैं उसको भी हमने हल्का सा रिवाइज कर लिया है।